लास्ट दिन कहाँ तक डिस्कस किए थे, कोई बताइए हमको। लास्ट दिन कहाँ तक हम लोग डिस्कस किए हुए थे? 45 तक डिस्कस किए थे ना। चलिए ठीक है। और 45 तक हम लोग डिस्कस किए, हाँ। चलिए, अच्छा 45 हम लोग शुरू किए थे ना, कंपेंसेटरी अलाउंस तक डिस्कस किए थे। 45 से हमारा स्टार्ट होगा, है ना। 45 से हमारा स्टार्ट होगा। हम लोग लास्ट दिन यहाँ तक चैप्टर 4 हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, जहाँ पे के बारे में बताया गया था। तो आज के सेशन में हम लोग एडिशन टू पे, इसके ऊपर चैप्टर 5 जो है इसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहला रूल जो था एफआर 44, जहाँ पे आपका कंपेंसेटरी अलाउंस के बारे में बताया गया। तो हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिए थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ग्रांट कर सकता है कंपेंसेटरी अलाउंस, और कितना अमाउंट दिया जाएगा वो भी प्रेस्क्राइब कर सकता है ना। कोई भी चीज़ को कंपेंसेट करने के लिए जो अलाउंस दिया जाता है उसको हम लोग कंपेंसेटरी अलाउंस बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ट्रैवलिंग अलाउंस हो जाए, या फिर मान लीजिए हार्डशिप अलाउंस हो जाए, या फिर मान लीजिए रिस्क अलाउंस हो जाए। तो कंपेंसेट करने के लिए जो हमारा अलाउंस दिया जाता है उसी को हम लोग कंपेंसेटरी अलाउंस बोलते हैं। और ये एक बात याद रखना है जो हम लोग बोले थे लास्ट दिन, कि प्रॉफिट ना हो, है ना। मतलब नुकसान ना हो, प्रॉफिट ना हो। ऐसा नहीं कि हमारा जो पैसा मिल रहा है उससे हमारा बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट को, तो ये हम लोगों को देखना रहता है। तो ये लास्ट दिन हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग एफ आर 45 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा यस्टरडे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन शेयर किया था सीसीएस कंडक्ट और सीसीए रूल वाला। तो सब लोगों ने टेस्ट दिए हैं ना। चलिए, तो कितना मार्क्स आया है, एक बार अपना अपना मार्क्स थोड़ा पोस्ट कर दीजिए। तो कितना किसको मार्क्स आया हुआ है? 131। चलिए वेरी गुड देवेन जी। अग्निव जी बहुत बढ़िया, 135 मतलब अच्छा स्कोर है। पर क्योंकि पहले भी ये टेस्ट आप लोगों को लिए हुए थे, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें तो नया वाला था नहीं, सारा पुराना ही ऑलमोस्ट था। तो और ज़्यादा हम एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। महेश जी, आपको और अच्छे से थोड़ा पढ़ाई करना रहेगा। महेश दुबे जी 93 जो है वो अच्छा स्कोर नहीं रहेगा ना, तो आपको और थोड़ा सा उसको पढ़ना है। चलिए, कोई नहीं। और बाकी जो लोग नहीं दिए हैं, ग्रुप में लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग वो टेस्ट थोड़ा दे लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब आगे आते हैं हम लोग एफ आर 45 बी। क्या बोला गया यहाँ पे? यहाँ पे बोला जा रहा है अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एकोमोडेशन फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर यूज ऑफ रेसिडेंस। तो ये वाला चैप्टर से, यहाँ से हम लोगों को बहुत सारा सवाल पूछा जाने का चांसेस रहता है। तो क्या क्या बोला गया? पहला बोला जा रहा है एफ आर 45 में, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे मेक रूल्स और इशू ऑर्डर लाइंग डाउन द प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्निंग द अलॉटमेंट टू ऑफिसर्स। तो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको हम क्वार्टर कैसे देंगे, तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल बनाया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, कि ये कंडीशन जो है फुलफिल करना रहेगा तब आपको ये क्वार्टर मिल सकता है ना। तो किस प्रकार से क्या रहेगा, उसका रूल्स क्या रहेगा, तो अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारा वो आपका ऑर्डर इशू करेगा। और ये जो क्वार्टर है, ये हमारा जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो एज रेसिडेंस यूज करेगा। इसको सबलेट वो नहीं कर सकता, उसको यहाँ पे खुद रहना है, अपने फैमिली मेंबर्स को रख सकता है, अदरवाइज उनको यहाँ पे खुद रहना है, ठीक है। बोला जा रहा है सच रूल्स और ऑर्डर्स में ले डाउन डिफरेंट प्रिंसिपल्स फॉर डिफरेंट लोकेलिटीज। अब जहां पे मेरा क्वार्टर है, तो कौन सा एरिया में मेरा क्वार्टर है, उसके अकॉर्डिंगली ये प्रिंसिपल जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा वो आपका डिफरेंट हो सकता है। डिफरेंट हो सकता है फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ रेसिडेंस। कौन उसमें आपका रहने वाले हैं, किस कैटेगरी का गवर्नमेंट सर्वेंट वहां पे रहने वाले हैं, उनके ऊपर भी डिपेंड करके आपका ये प्रिंसिपल जो है अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये दो तीन बात हम लोगों को यहां से याद रखना है। चलिए आगे,
आगे आते हैं हम लोग असेसमेंट ऑफ लाइसेंस फी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर लाइसेंस फी को असेस कब किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो अभी तो हम लोग देखे हुए हैं कि हमारे जो लाइसेंस फी रहता है, हम लोग फिक्स्ड लाइसेंस फी जो है पे करते हैं। हमारा पे लेवल के आधार पे हमारा फिक्स्ड लाइसेंस फी जो है वो आपका रखा हुआ है कि किसको कितना लाइसेंस फी देना है। पर नॉर्मली ये सेट करने के लिए भी कि कैसे लाइसेंस फी को फिक्स किया जाएगा, किस प्रकार के क्वार्टर के लिए, तो गवर्नमेंट ने उसके पीछे भी कुछ दिमाग लगाया था कि किस तरीके से लाइसेंस फी को डिटरमाइन किया जाए। ठीक है, अभी हमारे लिए फिक्स्ड लाइसेंस फी है, इसमें हमारा तो दिक्कत है नहीं, पर लाइसेंस फी को एसेस करने के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ क्राइटेरिया लगाया हुआ था। ठीक है, यहां से एक सवाल आपके एग्जाम पे पूछा जाता है, फ्लैट रेट लाइसेंस फी जो है ये कब से लागू हुआ, कोई बताइएगा। अभी हम लोग जो देते हैं, क्या देते हैं हम लोग, फ्लैट रेट लाइसेंस फी देते हैं। थोड़ा सा बड़ा हो जाओ भाई। अभी हम लोग जो लाइसेंस फी पे करते हैं, मतलब पे लेवल के ऊपर बेसिस पे, तो फ्लैट रेट लाइसेंस फी ये कब से लागू हुआ, ये आपके एग्जाम के सवाल भी रहा है। एग्जाम पे ये सवाल डायरेक्ट पूछा भी जाता है, किसी को याद है तो बता सकते हैं, किसी को याद है। चलिए, तो ये डेट याद रख लीजिएगा, हम यहाँ पे अभी तक दिए नहीं, तो 1/7/1987 ये डेट हम लोगों को याद रखना है। 1 जुलाई 1987 यहाँ से क्या हुआ, फ्लैट रेट लाइसेंस फी जो है वो चालू हुआ है। पर ये रूल जो है, मेरा तो आज का रूल है नहीं, 1922 का रूल है। तो यहाँ पर कैसे लाइसेंस फी असेस किया जाता था, उसके ऊपर कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स यहाँ पे दिया गया है ना, जिसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एक एक करके इसको चलिए देख लेते हैं। हाँ, अब यहाँ से आपका और सवाल आता है, देखिए लाइसेंस फी को जब बनाया जाएगा कि पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए कितना लाइसेंस फी होना चाहिए, तो बोला जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट ऑफ लाइसेंस फी द कैपिटल कॉस्ट एंड मंथली एमोलूमेंट्स शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। तो आप अगर देखिएगा लाइसेंस फी को जब असेस किया जाता है, तो एक तो देखा जाता है कैपिटल कॉस्ट, मतलब वो बिल्डिंग के ऊपर गवर्नमेंट का कितना खर्चा हुआ, तो वो देखा जाता है। साथ ही साथ जो वहाँ पे रहने वाले हैं उनका मंथली एमोलूमेंट्स कितना है, कितना उनको पैसा मिलता है, ये भी कितना एमोलूमेंट्स उनको मिलता है, ये भी देखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल, पिछले बहुत बार ये सवाल एग्जाम पे पूछा भी गया, ध्यान दीजिएगा, ध्यान नहीं दीजिएगा तो 2 नंबर चला जाएगा। कैपिटल कॉस्ट के भीतर क्या क्या इंक्लूडेड रहता है, तो बोला जा रहा है इसके भीतर दिस इंक्लूड्स कॉस्ट और वैल्यू ऑफ सैनिटरी, जो सैनिटरी सिस्टम वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, साथ ही साथ वाटर सप्लाई, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन एंड फिटिंग। तो ये तीनों चीज़ जो है कैपिटल कॉस्ट के भीतर इंक्लूडेड रहता है। क्या क्या, सैनिटरी, वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन एंड फिटिंग, तो ये कैपिटल कॉस्ट के भीतर ही इंक्लूड रहता है। और ये कैपिटल कॉस्ट जो है ये एक आधार है किसके लिए, फॉर द असेसमेंट ऑफ लाइसेंस फी। लाइसेंस फी असेसमेंट करने के लिए ये एक आधार है। और कैपिटल कॉस्ट के भीतर क्या क्या आता है, तो सैनिटरी आता है, वाटर सप्लाई आता है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्टॉलेशन एंड फिटिंग ये भी आता है। देखिए बिल्डिंग का जो खर्चा है बिल्डिंग बनाने के लिए वो तो रहेगा ही रहेगा, ये एडिशनल है, दिस इंक्लूड्स, ये आपका मतलब एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी है पर ये इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एग्जाम पे ये सवाल बहुत बार पूछा गया हुआ है। और साथ ही साथ हमारा यहाँ पे बताया गया है कि कैपिटल कॉस्ट का मैक्सिमम 6%, FR 45 ए हमको बताता है, FR 45 ए हमको बताता है फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट ऑफ लाइसेंस फी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए कैपिटल कॉस्ट का 6% जो है वो मैक्सिमम हम लोग ले सकते हैं एज लाइसेंस फी पर एनम। एक साल में मैक्सिमम जो उसका कैपिटल कॉस्ट है उसका 6% जो है लाइसेंस फी लिया जा सकता है। साथ ही साथ बोला गया ध्यान देना है कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट रहेगा उनका जो मंथली एमोलूमेंट्स है उसका 10% को एक्सीड नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल अगर इस तरीके से हम लोग ले, मान लीजिए किसी का हमारा सपोज मान लीजिए 60,000 जो है किसी का
मंथली एमोलूमेंट्स है, तो मंथली एमोलूमेंट्स का 10% कर दीजिए तो 6,000। तो 6,000 कितने दिन में होना चाहिए? तो 6,000 मेरा 1 साल में लाइसेंस भी होना चाहिए। अब वही 6,000 को 12 से आप डिवाइड कर दीजिए तो 5 12 60, मान लीजिए 500 रुपये। तो यहाँ पे लाइसेंस भी बोला जा रहा है, यहाँ पे जो रहेगा उसका लाइसेंस भी 500 से एक्सीड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली आपका कैपिटल कॉस्ट को भी आप ले सकते हैं कि मान लीजिए आपका कैपिटल कॉस्ट है 5 लाख या फिर मान लीजिए 50 लाख, तो 50 लाख का 6% कर दीजिए। तो 50 लाख का 6% करने से जितना आएगा मैक्सिमम लाइसेंस फी, जितना सारा वहाँ पे मतलब एकोमोडेशन, जितने लोगों को मान लीजिए 10 क्वार्टर दिया गया या फिर 15 क्वार्टर बनाया हुआ है, तो वो जो 10 क्वार्टर रहेगा सबका लाइसेंस फी मिला के ये कैपिटल कॉस्ट का 6% पर एनम जो है इसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ये मैक्सिमम अमाउंट है। और यहाँ से जो हमने निकाला वो है मेरा एनुअल लाइसेंस फी, जिसको हम लोगों को डिवाइड करना है, कैलकुलेट करना है पर कैलेंडर मंथ, जिसके लिए एनुअल लाइसेंस फी को हम डिवाइड करते हैं 12 से। ठीक है, तो ये हमारा FR 45A है जो बताया गया है। अब यहाँ पे आपके एग्जाम पे जो पूछेगा वो यहाँ से भी सवाल रहेगा। एक दो सवाल तो यहाँ से हम लोग बोले हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सैनिटरी वाटर सप्लाई इलेक्ट्रॉनिक इंस्टॉलेशन वाला। फिर ये लाइसेंस भी कितना परसेंटेज हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। फिर आगे हमारा आता है कौन सा वाला, अगले पेज में, जहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि डिफरेंट लेवल के लिए हम लोग कितना हमारा रिवाइज्ड रेट है ना। लाइसेंस फी जो है 1 जुलाई 2023 में रिवाइज्ड रेट जो है वो किया गया है। हम लोग देखे हैं कि आपका हमको क्या करना है, फ्लैट रेट लाइसेंस फी देना है। एक बार अभी पब्लिक चैट में बताइए, फ्लैट रेट लाइसेंस फी जो है कब से देना चालू हुआ किया हमने? फ्लैट रेट लाइसेंस फी जो है कब से चालू हुआ? बिल्कुल 1787, है ना, 1787। तो 1987 1 जुलाई से हम लोग फ्लैट रेट लाइसेंस फी जो है चालू किया। फिर हम लोग देखें हमारा जो कैपिटल कॉस्ट है उसके भीतर हम 3 आइटम बोले थे जो इसके भीतर इंक्लूडेड रहता है। क्या क्या वो आइटम था तीनों, एक बार बता दीजिए। क्या क्या आइटम हम बोले हुए थे जो इसके भीतर इंक्लूडेड रहता है? सैनिटरी रहेगा, वेरी गुड। और क्या रहेगा? वाटर रहेगा और इलेक्ट्रिक, है ना, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फिटिंग्स और इंस्टॉलेशन, ये भी रहेगा। सैनिटरी, वाटर और आपका इलेक्ट्रिक फिटिंग, है ना। अब आते हैं, देखिए अब यहाँ से ना आपके एग्जाम पे एक सवाल पूछा जाने का तगड़ा चांस है। मुझे लगता है आपके एग्जाम पे 2 नंबर इस पेज से आने वाला है। सबसे ज़्यादा चांसेस क्या है, आपको यहाँ पे लेवल दिया गया और यहाँ पे आपका दिया गया लाइसेंस फी का रेट, है ना, कितना लाइसेंस फी उनको देना रहता है कौन सा लेवल के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे क्या बोला गया, देखिए पे लेवल 1 जो है उनको बोला गया टाइप 1, उनके लिए जो क्वार्टर रहेगा वो क्या रहेगा, टाइप 1 रहेगा। और यहाँ पे जो लिविंग एरिया रहेगा मैक्सिमम हो सकता है अप टू 30 स्क्वायर मीटर। ये यूनिट याद रखिएगा, स्क्वायर मीटर है, अप टू 30 स्क्वायर मीटर। ठीक है, और रिवाइज्ड रेट कितना है, तो पहले ये 180 हुआ करता था, अभी ये 210 हो गया है। ठीक है, तो लेवल 1 के लिए कितना है, 10 है, 210 है। लेवल 1 210 है ना। पे लेवल 1 के लिए 30 मीटर, 30 स्क्वायर मीटर जो है मैक्सिमम लिविंग एरिया जो है आपका 30 स्क्वायर मीटर तक हो सकता है। और इसका रिवाइज रेट कितना है, तो 210 रुपया है। अब आता है 2 से 5, ये आपका टाइप 2 क्वार्टर इनको दिया जाएगा। तो 2 से 5 जो है ना, मतलब आपका पोस्टल असिस्टेंट भी हो गया, आपका LSG वाला भी हो जाएगा। तो ये आपका 2 टाइप 2 क्वार्टर के लिए ये लोग एलिजिबल है। साइज कितना होना चाहिए, तो बोला जा रहा है 26.05 टू 50 स्क्वायर मीटर। तो इसका लिविंग रूम का लिविंग एरिया जो है उसका साइज होना चाहिए 26.05 से लेके 50 स्क्वायर मीटर तक। अब पैसा कितना देता है ये लोगों का लाइसेंस भी, तो देखिए कैलकुलेशन का इस प्रक्रिया को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लेवल 1 को लगा 210, लेवल 2 में जब हम आए तो 210 इंटू 2 प्लस 20, तो 210 को 2 से गुना करिएगा आ जाएगा कितना, 420, प्लस 20 ऐड कर दीजिए तो 440। अब ये वाला पे आइए, 210 को मल्टीप्लाई करिए 3 से तो कितना आएगा, 630, प्लस ऐड करिए 30, कितना हो गया, 660। ये वाला में आइए, 210 को मल्टीप्लाई करिए 4 से, 440 प्लस 40, तो ये आ गया 880। ठीक है, तो ये देखिए ये फॉर्मूला हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं कि
मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये डिपेंड करेगा किस प्रकार का क्वार्टर ले रहा है ना। तो टाइप 1 था तो आपका 210 था, टाइप 2 में आया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए प्लस 20 से ऐड करिए, टाइप 3 में जाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करिए प्लस 30 कर दीजिए, टाइप 4 में जाना है तो मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 40। तो अगर आपसे पूछा जाए एक इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट है, उनको लाइसेंस भी कितना देना रहेगा पर मंथ, बता दीजिए एक बार पब्लिक चैट में फटाफट। एक आपका इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट है, लाइसेंस भी उनको पर मंथ कितना देना रहेगा, 660 रुपये देना रहेगा, है ना। आप मान लीजिए कि टाइम स्केल पोस्टल असिस्टेंट है ना, तो आपको कितना देना रहेगा, तो आपको 440 रुपये देना रहेगा। अगर आप सुपरिटेंडेंट बनते हैं, तो लेवल 9 में रहेंगे तो आपको कितना देना पड़ेगा, तो 880 देना रहेगा, है ना। चलिए तो आगे आते हैं। अच्छा, इसको और एक आसान हम लोग कर सकते हैं, देखिए जितना है अब 220 से गुना कर दीजिए, ये भी एक है। अगर हम लोग इसको इस तरीके से भी ले, पहला वाला छोड़ दीजिए, बाकी जो दोनों है मल्टीप्लाइड बाई 220, इसको भी देखिए मल्टीप्लाइड बाई 220, इसको भी आइए मल्टीप्लाइड बाई 220। तो मान लीजिए टाइप हमारा जो लेवल 2 है उसके लिए कितना हो जाएगा, 220 इंटू 2 तो हो जाएगा कितना, 440। लेवल 3 में आएंगे तो 220 इंटू 3 तो आ जाएगा 660। फिर लेवल 4 में आएंगे तो 220 इंटू 4 तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा 880 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग लाइसेंस फी जो है उसको याद भी रख सकते हैं, है ना। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक सवाल यहाँ से पूछा जाने का तगड़ा चांस है, ठीक है। अच्छा, साइज भी हम लोग यहाँ पे याद रख लेंगे कि ये आपका 44 से 65 है और ये आपका 59 से 91.5 है। तो ये पूछा जाने का, देखिए पूछा जाएगा नहीं ऐसा तो हम बोल नहीं सकते, पूछ सकता है, बस आपको याद रखना रहेगा, ठीक है। पर इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक तो हमको यहाँ से नज़र आया नहीं। अगर आप में से किसी को भी कोई चीज़ आप किसी तरीके से इसको याद रखते हो तो हमको बताइएगा, तो हम भी उसको याद फॉलो करेंगे, ठीक है। तो लेवल 6 से लेके लेवल 8 तक है तो इसका कितना है, 44 से लेके 65 स्क्वायर मीटर। और अगर 9 से लेके 11 तक होता है, 9 से 11 तक होता है तो 59 से लेके 91.5 स्क्वायर मीटर। तो ये इसका लिविंग एरिया जो है उसका साइज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा आता है हायर क्लास एकोमोडेशन। मान लीजिए देख आपको सारा मिल जाएगा, हम यहाँ पे पूरा आपका दिए नहीं है, ठीक है। बाकी नॉर्मली हमको आप अगर बोलिएगा तो हम उसको भी ऐड कर देंगे, ठीक है। लाइसेंस भी अगर बाकी आइएगा, चलिए यहाँ पे 17 19, अच्छा इसमें तो हम नोट नहीं किए हुए हैं। अगर आपको चाहिए उसके ऊपर भी तो ऊपर वाला भी दे सकते हैं देवेंद्र जी। पर नॉर्मली क्या होता है हमारे एग्जाम पर्पज ऑफ व्यू से मुझे लगा कि पर्सनली इतना ही आपका इंपॉर्टेंट होना चाहिए, उस हिसाब से हम दिए हुए थे, ठीक है। आप अगर बोलिएगा तो उसको भी हम ऐड कर देंगे, ठीक है। एक बार हमको उसको देखना रहेगा लाइसेंस फी वाला का, इसी हिसाब से आना चाहिए। कहाँ गया मेरा, चलिए एक काम करिए, अभी हम लोग ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद इसको हम आपका पोस्ट कर देंगे, ठीक है। एक बार कंफर्म भी कर लेंगे कितना है, 180 था। चलिए आगे आते हैं हम लोग, आगे आते हैं हायर क्लास एकोमोडेशन। अगर कोई हायर क्लास एकोमोडेशन, मान लीजिए कोई एक इंस्पेक्टर पोस्ट है, तो इंस्पेक्टर पोस्ट को कौन सा कैटेगरी का क्वार्टर मिलना चाहिए बताइए। इंस्पेक्टर पोस्ट अगर कोई है तो उनको कौन सा कैटेगरी का क्वार्टर मिलना चाहिए। बिल्कुल, एक इंस्पेक्टर पोस्ट अगर है तो उनको टाइप 3 का क्वार्टर मिलना चाहिए। अब मान लीजिए वो आपका जाता है टाइप 4 के क्वार्टर पे, है ना, वो रिक्वेस्ट डालता है। अब यहाँ पे देखिए अगर किसी जगह पे नंबर ऑफ क्वार्टर बहुत सारा अवेलेबल है और ऑफिस से ही उनको क्या किया, हायर क्लास रिकमेंडेशन दिया, या फिर मान लीजिए जो क्लास मेरे लिए इंटाइटल्ड है वो क्लास में आपका वैकेंसी नहीं था, वो आपका खाली नहीं था, तो हमको क्या किया गया कि जहाँ पे खाली है वो हायर क्लास है तो वहाँ पे दे दिया। तो अगर मेरा बिना रिक्वेस्ट का मुझे दिया जाएगा हायर क्लास एकोमोडेशन तो नॉर्मल लाइसेंस फी ही लगेगा।
पर अगर हायर क्लास एकोमोडेशन मैं खुद रिक्वेस्ट करके लेता हूं तो मेरा जो लाइसेंस फी रहेगा उस हायर क्लास एकोमोडेशन का, उसका 3 टाइम्स लाइसेंस फी हमको देना रहेगा। ठीक है, हायर क्लास एकोमोडेशन के अगर हमको लेना है तो जो लाइसेंस फी है हमको कितना पे करना रहेगा, तो लाइसेंस फी 3 टाइम्स, जो लाइसेंस फी रहेगा उसका 3 टाइम्स पे करना रहेगा। ठीक है, ये बात याद रखना है, हायर क्लास एकोमोडेशन के लिए 3 टाइम्स ऑफ द लाइसेंस फी। अब लाइसेंस फी रिकवर जब हम करते हैं, अब देखिए यहाँ पे और एक बात आता है। अब मान लीजिए कि जहाँ पे मेरा प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वहाँ पे मेरा खुद का घर है, वहाँ पे मेरा खुद का घर है, और मैं क्या करता हूँ, अपना घर को किराए पे दे दिया और मैं जाके ऑफिस के क्वार्टर पे रहता हूँ। तो बोला जरा, अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि हमने अपने घर को किराए पे दे दिया और आके हम ऑफिस के क्वार्टर में रहते हैं, तो बोला जरा ऐसा चीज को डिस्करेज करने के लिए बोला गया कि भाई तुमसे हम ज्यादा लाइसेंस भी लेंगे। तो क्या लेंगे, कितना लेंगे, तो बोला जरा अगर मेरा जो इनकम है, अगर मेरा जो इनकम है वो आपका 12,000 के भीतर है, नॉट एक्सीड 12,000 पर मंथ, तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल लाइसेंस फी जो था वो नॉर्मल लाइसेंस फी रिकवर किया जाएगा। अगर 12,000 एक्सीड कर जाता है और अप टू 20,000 रहता है, 12,000 से ज़्यादा 20,000 तक, तो आपका डबल द लाइसेंस फी लिया जाएगा। अगर 20,000 एक्सीड कर जाता है तो ट्रिपल, थ्राइस द लाइसेंस फी, तो जो लाइसेंस फी है उनका 3 गुना आपका यहाँ से रिकवर किया जाएगा। ठीक है, तो हायर क्लास एकोमोडेशन के लिए कितना हम लोग लेंगे, माई इनकम नहीं, आपका हाउस से इनकम। ठीक है अग्निप जी, इनकम जो है ये हाउस से, मकान का जो किराया आता है वो किराया जो है महीने का मान लीजिए 12,000 तक है, तो आपका नॉर्मल लाइसेंस भी हो जाएगा। किराया अगर 12,000 से ज़्यादा है और 20,000 तक है तो डबल द लाइसेंस भी हो जाएगा, और अगर 20,000 एक्सीड कर जाता है तो जितना आपका लाइसेंस भी है उनका 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये वाला पेज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, 110% श्योर रहिए आपको यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा, एकदम पूरा गारंटेड आएगा ही आएगा। क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है डिफरेंट केसेस जहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट क्वार्टर को रिटेन करना चाहता है, जब कुछ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, कुछ घटना उनके साथ हुआ है, जैसे मान लीजिए किसी का रेजिग्नेशन हो गया, किसी ने सर्विस में रिजाइन कर दिए, उनका रिमूवल हो गया, डिसमिसल हो गया, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस हो गया, वो अनऑथराइज्ड एब्सेंस था विदाउट परमिशन, तो ये सारा जगह पे केसेस में क्या हो रहा है, बोला जा रहा है 1 मंथ, 1 महीना तक ऑन नॉर्मल लाइसेंस फी। तो नॉर्मल लाइसेंस फी लेते हुए 1 महीने तक हम उसको रिटेन करने के लिए देंगे उस एकोमोडेशन को। तो जो एकोमोडेशन है कितने दिन के लिए हम रिटेन करने देंगे, तो बोला जा रहा है 1 महीने तक हम रिटेन करने देंगे। तो रेजिग्नेशन, रिमूवल, डिसमिसल, टर्मिनेशन फ्रॉम सर्विस, अनऑथराइज्ड एब्सेंस विदाउट परमिशन, इस केस में क्या बोला गया, 1 महीना ऑन नॉर्मल लाइसेंस फी, ये हमारा रिटेन करने का अधिकार रहेगा। ठीक है, किसमें 3 टाइम्स 4 टाइम्स बता रहे हैं, सत्येंद्र जी किसमें बता रहे हैं 4 टाइम्स, अरूप जी, हायर एकोमोडेशन में 3 टाइम्स है, 3 गुना देना रहता है लाइसेंस फी। हायर एकोमोडेशन के लिए 3 टाइम्स देना रहता है। ठीक है, आप अगर कहीं पे देखे हैं 4 गुना तो एक बार प्लीज भेज दीजिए। श्रीकांत जी म्यूट कर लीजिए प्लीज, श्रीकांत जी प्लीज म्यूट। अगर आप कहीं पे देखे हुए हैं तो वो आपका ऑर्डर जो है ना थोड़ा ग्रुप में आप पोस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग उसको देख लेंगे और डिस्कस कर लेंगे। श्रीकांत जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आप कुछ बताना चाहते हैं श्रीकांत जी? हाँ, आप कुछ बताना चाहते हैं? अच्छा कोई नहीं ठीक है, हम चलिए तो आगे आते हैं। तो पहला वाला केस मेरा क्या क्या था, रेजिग्नेशन था, रिमूवल था, डिसमिसल था, टर्मिनेशन सर्विस वगैरह वगैरह हम लोग देख लिए, तो वो 1 महीना ऑन नॉर्मल लाइसेंस फी।
अब आता है रिटायरमेंट वाला केस, वीआरएस, रिटायरमेंट ऑन मेडिकल ग्राउंड, यानी कि इनकेपेसिटेटेड हो गया था कोई, कंपल्सरी रिटायरमेंट अंडर FR56J, कंपल्सरी रिटायरमेंट हो, वीआरएस हो, नॉर्मल रिटायरमेंट मतलब सुपरएनुएशन रिटायरमेंट हो, या फिर रिटायरमेंट ऑन मेडिकल ग्राउंड हो, बोला जा रहा है 6 महीने तक आप क्वार्टर को रिटेन कर सकते हो ऑन पेमेंट ऑफ नॉर्मल लाइसेंस फी। ठीक है, आगे आता है ट्रांसफर, फॉरेन सर्विस और डिपुटेशन इन इंडिया। एक ट्रांसफर हो गया, फॉरेन सर्विस या फिर कोई डेपुटेशन में चला गया, है ना, डेपुटेशन इन इंडिया के भीतर कहीं पे भी, टेम्पोररी ट्रांसफर हुआ इंडिया के भीतर कहीं पे भी, या फिर ट्रांसफर टू प्लेस आउटसाइड इंडिया। तो ट्रांसफर का केस, टेम्पोररी ट्रांसफर का केस, फॉरेन सर्विस, डेपुटेशन, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपका 2 मंथ्स ऑन नॉर्मल लाइसेंस फी। तो नॉर्मल लाइसेंस फी दे के जब आप जा रहे हैं वहाँ पे तो 2 महीना तक आपको रखने के लिए दिया जाएगा, और 6 मंथ हो सकता है ऑन डबल द लाइसेंस फी। तो 2 महीना तक नॉर्मल लाइसेंस फी में और फर्दर 6 महीना तक हो जाएगा डबल द लाइसेंस फी में। ठीक है, तो ये ट्रांसफर के केस में हो गया। आगे आता है अगर डेथ होता है, ठीक है, तो आगे होता है डेथ, मिसिंग गवर्नमेंट सर्वेंट। तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो आपका एब्सकॉन्डेड मतलब मिसिंग हो गया, या फिर उनका डेथ हो गया, तो यहाँ पे उनका जो पत्नी रहेंगे, पति रहेंगे, स्पाउस, या फिर उनका जो बच्चे रहेंगे, चिल्ड्रन जो रहेंगे, उन लोगों के लिए बोला गया 12 महीने तक आप नॉर्मल लाइसेंस फी दे के क्वार्टर को रिटेन कर सकते हैं। बोला जा रहा है फर्दर 12 महीना भी आप नॉर्मल लाइसेंस फी में ही रह सकते हैं। कंडीशन एक है, अगर जहां पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वहां पे आपका अपना घर नहीं है तो। देखिए एग्जाम पे ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि डेथ और मिसिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में कितने दिन तक, तो आपको पहला वाला ऑप्शन इस प्रकार से दे देगा 12 महीना ऑन नॉर्मल लाइसेंस फी, फिर फर्दर 12 मंथ ऑन डबल द लाइसेंस फी, ट्रिपल द लाइसेंस फी। तो आपको याद रखना है 12 महीना नॉर्मल लाइसेंस फी, फर्दर 12 महीना भी नॉर्मल लाइसेंस फी, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट डू नॉट ओन हाउस एट द प्लेस ऑफ पोस्टिंग। जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वहां पे उनका अपना घर नहीं है। देखिए कहीं पे नहीं है ऐसा नहीं है ना, मान लीजिए आपका वेस्ट बंगाल में पोस्टिंग है, आपका उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में कहीं पे आपका अपना घर है, तो बोला जा रहा है प्लेस ऑफ पोस्टिंग में अपना घर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात ये ध्यान रखना है, ये वाला सवाल पूछा जाने का बहुत तगड़ा चांस है। स्टडी लीव, स्टडी लीव के लिए क्या बोला गया, तो बोला गया एक्चुअल पीरियड ऑफ लीव और 2 years विच एवर इज अर्लियर। तो मान लीजिए 6 महीने के छुट्टी में गए स्टडी लीव का, तो 6 महीने तक ही क्वार्टर रिटर्न करने के लिए देगा। अब मान लीजिए 2.5 साल के लिए कोई गया है, तो कितने साल के लिए देगा बताइए। अगर 2.5 साल के लिए हम गए हुए हैं तो कितने साल के लिए देगा, बिल्कुल, तो 2 साल तक के लिए देगा। ठीक है, अगर कोई छुट्टी में जाता है, लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड, और कोई ट्रेनिंग में जाता है, तो बोला गया भैया जितना दिन नहीं आओगे तुम्हारा क्वार्टर तुम्हारा ही रहेगा। क्लियर है, तो ये सवाल यहां से पूछा जाने का बहुत तगड़ा चांस है। चलिए अब मैं आप लोगों से थोड़ा पूछता हूं, फटाफट पब्लिक चैट में जवाब देना है। ठीक है, पहला सवाल है, अगर कोई रिजाइन करता है, सर्विस से डिसमिसल हो जाता है, रिमूवल हो जाता है, बताइए कितना दिन रखने देंगे। बिल्कुल 2 महीना नहीं है अनुराग जी, 1 महीना। ठीक है, 1 महीना, 1 मंथ ऑन नॉर्मल लाइसेंस फी। याद रखना है रेजिग्नेशन, डिसमिसल, रिमूवल, देखिए ये सारा केस जो है मतलब हम किसी ने रिजाइन कर दिया, हमारा डिपार्टमेंट का है ही नहीं, तो भाई उसको ज़्यादा दिन के लिए हम क्यों देंगे। किसी का डिसमिसल कर दिया, रिमूवल कर दिए, एक मेजर पेनल्टी हम दिए हुए हैं, तो बोले कि भाई तुम हमारा डिपार्टमेंट के लिए ऐसा काम किए कि तुमको रिमूव करना पड़ा, डिसमिस करना पड़ा, तो तुमको हम ज़्यादा दिन के लिए नहीं देंगे, तो भगाइए उसको, है ना। तो उसको आपका 1 महीने का आपका लाइसेंस फी, उनको नॉर्मल लाइसेंस फी लेते हुए 1 महीना रखने देंगे, बाद में उसको भगाना है। अगला क्या बताया गया, अगला बताया गया रिटायरमेंट है, वीआरएस है ना, FR56J लगाया गया, किसी के पास कंपलसरी रिटायरमेंट करवा दिया गया, तो यहाँ पे कितना दिन, तो 6 मंथ ऑन नॉर्मल लाइसेंस फी। तो क्योंकि रिटायरमेंट का केस है इसलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा मतलब नरमी से पेश आते हैं, है ना। तो रिटायरमेंट के केस में, वॉलेंटरी रिटायरमेंट के केस में तो हम लोग 6 महीना तक नॉर्मल लाइसेंस फी में रखते हैं। अच्छा, किसी का ट्रांसफर हो गया, तो कोई भी ट्रांसफर हम लोग जो देख रहे थे ना कि ट्रांसफर टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया,
है ना, या फिर मतलब इंडिया के भीतर वगैरह वगैरह जो भी ट्रांसफर वगैरह हम लोग जो देखे थे, तो वहाँ पे हम लोग देखे 2 मंथ्स ऑन नॉर्मल लाइसेंस फी प्लस 6 मंथ ऑन डबल द लाइसेंस फी। तो ये 2 महीने के बाद 6 महीना, है ना, 2 मंथ्स नॉन नॉर्मल लाइसेंस फी प्लस 6 मंथ ऑन डबल द लाइसेंस फी। अब बताइए किसी का डेथ हो गया तो कितने दिन के लिए रिटर्न करने देंगे? डेथ के केस में 12 प्लस 12, बिल्कुल 12 मंथ नॉर्मल प्लस 12 मंथ नॉर्मल, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट उनका अपना घर नहीं है एट द प्लेस ऑफ पोस्टिंग। ठीक है, चलिए बढ़िया है। स्टडी लीव, स्टडी लीव के लिए कितने दिन के लिए देंगे मैक्सिमम? स्टडी लीव के लिए मैक्सिमम कितने दिन के लिए देंगे? बिल्कुल मैक्सिमम 2, 1 मिनट प्लीज वेट करिए। मैक्सिमम हम कितने दिन के लिए देंगे? तो मैक्सिमम हम 2 साल के लिए देंगे, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट मैक्सिमम कितना रहेगा, आइदर 2 years और पीरियड ऑफ स्टडी लीव, है ना, विच एवर इज लेस और विच एवर इज अर्लियर। तो स्टडी लीव का पीरियड यहाँ पे देखा जाएगा, अगर 2 साल से नीचे है तो नीचे वाला ही देना है, 2 साल से ऊपर है तो 2 साल तक ही देना है ना। फिर हम लोग और क्या देखे हुए थे? चलिए यही मेनली हम लोग देखे हुए थे, और कुछ था इसमें, लिक्विडेटरी ट्रांसफर डिपोटेशन पब्लिक। चलिए और भी 2-3 केसेस है, पर हम सारा यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा आपके दिमाग पे अननेसेसरी बोझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग आगे। बोला जा रहा है कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अगर सस्पेंशन में है तो उस केस में क्या होता है? तो बोला जा रहा है अलॉटमेंट टू एन एलओटी अंडर सस्पेंशन। अगर कोई एलओटी सस्पेंशन में है और वहां पे क्या होगा? तो बोला जा रहा है द अलॉटमेंट ऑफ एकोमोडेशन टू ए एलओटी अंडर सस्पेंशन शैल बी मेड एज इफ द सस्पेंशन हैज नॉट टेकन प्लेस। तो इस प्रकार से उसको डील किया जाता है कि कुछ हुआ, मतलब सस्पेंशन उनका हुआ ही नहीं। ये एक्सेप्शनल केस है, अगर रेंट फ्री एकोमोडेशन पे कोई रहता है तो वहाँ पे केस अलग होता है, तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पर जहाँ पे लाइसेंस भी हम रिकवर करते हैं, जहाँ पे एचआरए हम रिकवरी कर रहे हैं, है ना, तो वहाँ पे अगर कोई सस्पेंशन में रहता है तो क्वार्टर दिया गया तो भाई वो क्वार्टर पे रह सकता है, ऐसा नहीं कि उनसे क्वार्टर छीन लेना है, ऐसा कोई ज़रूरत आवश्यकता नहीं है। अब मान लीजिए कि किसी को हमको वैकेशन करने के लिए, वैकेट करने के लिए नोटिस देना है। अगर किसी को हमको वैकेट करने के लिए नोटिस देना है तो बोला गया भैया एटलीस्ट 15 दिन पहले तुम नोटिस दो। द वैकेशन नोटिस शैल बी इशूड टू द, किसको किसको, आइदर टू द एलओटी और टू देयर फैमिली मेंबर्स। मान लीजिए हम, मतलब बीबी से इतना झगड़ा हुआ मेरा कि हम हिमालय चले गए। अब मेरा बीबी रहती है क्वार्टर में, तो नोटिस हमको हिमालय के एड्रेस में तो भेजेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, मेरे बीबी के पास भेजेगा कि भाई तुम क्वार्टर खाली करो। और कितने दिन का नोटिस देगा? तो बोला जा रहा है 15 दिन का नोटिस यहाँ पे दिया जाएगा। अच्छा आगे आते हैं, आगे क्या बोला गया? बोला गया नॉर्मल लाइसेंस फी फॉर एकोमोडेशन शैल बी रिवाइज्ड इन एवरी 3 years। तो नॉर्मली जो लाइसेंस फी रहता है एकोमोडेशन का, जनरली दिस शैल बी रिवाइज्ड इन एवरी 3 years। तो लाइसेंस फी का जो रिवाइव मतलब रिविजन होता है वो कितने दिन में होना चाहिए? तो बोला जा रहा है कि 3 साल में एक बार लाइसेंस फी का रिविजन होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे यहाँ पे एक FR 45B दिया गया है। बोला गया 45A जिसके ऊपर लागू नहीं होगा उसके ऊपर FR 45B लागू होगा, जिसके भीतर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे बोला जा रहा है, देखिए दिस रूल इज एप्लीकेबल टू अदर देन दोज टू होम द रूल 45A इज एप्लीकेबल। तो जिसके ऊपर 45A आपका लागू था उसको छोड़ के बाकी लोगों के ऊपर ये रूल लागू होगा। जैसे जैसे मान लीजिए इंडियन रेलवे के ऊपर कोई काम कर रहा है, मतलब इंडियन रेलवे से किसी को आपका रेसिडेंस दिया गया या फिर इंडियन रेलवे के द्वारा कोई आपका रेंटेड बिल्डिंग लिया गया, तो ये सारा कंडीशन जो है वो आपका इसके भीतर नहीं रहेगा, अदर देन दोज ऑक्यूपाइंग रेसिडेंसेस बिलोंगिंग टू इंडियन रेलवे और रेंटेड रेवेन्यू। तो
ये हमारा रेलवे वाला के ऊपर लागू नहीं होगा। जिसके ऊपर 45A लागू होता है उसके ऊपर भी ये रूल लागू नहीं होगा। डिटेल्स में जाने का आवश्यकता नहीं है, हम लोग इतना ही याद रखेंगे कि 45A जिसके ऊपर लागू नहीं है उसके ऊपर 45B लागू होगा। रेलवे वाला के ऊपर आपका 45B लागू नहीं होगा, वो आपका 45A के भीतर जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग याद रख सकते हैं। तो 45A में हम लोग क्या देखे थे, एनुअल लाइसेंस फी जो लिया जाता था वो कैपिटल कॉस्ट का कितना परसेंटेज हुआ करता था, तो वो कैपिटल कॉस्ट का 6% होता था। तो 45B हमको बताता है यहाँ पे जो है वो 10% है। ठीक है, ये वाला सेकेंड वाला पोर्शन सेम है, 10% ऑफ ऑफिसर्स मंथली एमोलूमेंट मैक्सिमम, ये ठीक सेम है। बट वो वाला पहले केस में 45A में था 6% और 45B में हमको कितना बताया गया, तो हमको बताया गया 10%। तो बस यही अंतर है जिसको हम लोगों को याद रखना है 45A और 45B के भीतर। ठीक है, अब जो हम लोग यहाँ पे एमोलूमेंट शब्द का यूज कर रहे हैं कि एमोलूमेंट क्या है, तो एमोलूमेंट क्या है वो आपका डिफाइन किया गया कहाँ पे, FR 45C में। अब ये एमोलूमेंट का मतलब कौन सा एमोलूमेंट, तो बोला गया फॉर द पर्पज ऑफ 45A और फॉर द पर्पज ऑफ 45B। हम लोग जो बोल रहे हैं ना कि एमोलूमेंट का 10% मैक्सिमम जो है एनुअल लाइसेंस फी के हिसाब से वो आपका लिया जा सकता है सारा गवर्नमेंट सर्वेंट का मिला के। तो वो बोला जा रहा है एमोलूमेंट के भीतर क्या क्या चीज आएगा, तो बोला जा रहा है इसके भीतर बेसिक पे आ जाएगा। इसके भीतर अगर उनको कोई फी मिलता है, फी को कहाँ पे बताया गया था, फी को कहाँ पे डिफाइन किया गया था, कोई किसी को याद है फी को कहाँ पे डिफाइन किया गया था? बिल 9 का 6 का ए, 9 का 6 का ए, 9 का 5, 9 का 6, 9 का 6 का ए कंपेसिटी। चलिए हम लोग पर देख लेते हैं फी जो है 46A और यहाँ पे कहाँ पे था, बिल्कुल 9 का 6 का ए हम लोग उसमें देखें। और यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं तो 46 के ए के भीतर भी हम लोगों को आपका फ़ी को बताया गया। 46A जो आएंगे FR 46A इसमें फ़ी बताया गया और FR 46B में आपका ऑनरेरियम के बारे में बताया गया। ठीक है, तो आपका बोला जा रहा है कि जो बेसिक पे है वो आपका एमोलूमेंट के भीतर आएगा। फी आपका एमोलूमेंट हो सकता है सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट इफ इट इज ए फिक्स्ड एडिशन। फिक्स्ड एडिशन कैसे होगा, तो बोला जा रहा है देखिएगा हम लोग देखे हैं फी जो है वो आपका रिकरिंग भी हो सकता है और आपका नॉन रिकरिंग भी हो सकता है। तो अगर कोई फी मेरा रिकरिंग है मतलब वो हमको हर महीना मिलने वाले हैं, है ना, या पर्टिकुलर इंटरवल में हमको मिलने वाले हैं, तो वो क्या हो सकता है, वो एक फिक्स्ड एडिशन हो सकता है मेरे सैलरी के साथ, है ना। तो अगर कोई ऐसा फी हमको मिल रहा है जो आपका फिक्स्ड एडिशन है तो उसको भी एमोलूमेंट के भीतर लिया जाएगा। फिर क्या बोला गया, अदर अलावेंसेस एंड कंपेंसेटरी अलावेंसेस। तो जो कंपेंसेटरी अलावेंस है या फिर डिफरेंट अदर जो अलावेंसेस हमको मिलता है, तो एक तो हो गया अदर अलावेंसेस जो मिलता है वो भी फी कहलाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए हमको डीए मिल रहा है या फिर मान लीजिए दूसरा कोई ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह मिल रहा है, तो वो हमारा सब क्या हो जाएगा, एमोलूमेंट्स के भीतर ही आएगा। कंपेंसेटरी अलाउंस के भीतर बोला गया क्या क्या चीज़ है जिसको इसके भीतर आपका नहीं लिया जाएगा, तो कंपेंसेटरी अलाउंस के भीतर बोला गया सीईए जो है इसको नहीं लिया जाएगा, टीए जो है इसको नहीं लिया जाएगा और ड्रेस अलाउंस जो है उसको कंपेंसेटरी अलाउंस के भीतर हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो 46B को हमको याद रखना रहेगा कि इसके भीतर क्या क्या आ सकता है। तो एमोलूमेंट्स के भीतर हम लोग देखें बेसिक पे जो है वो मेरा एमोलूमेंट्स कहलाया जाएगा, है ना। फिर हमारा फी जो है वो भी एमोलूमेंट्स कहलाया जाएगा। फिर कोई दूसरा अलावेंसेस हमको मिल रहा है और फिर बोला गया कंपेंसेटरी अलावेंस जो हमको मिलता है, तो कंपेंसेटरी अलावेंस के भीतर
जो हमारा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है या फिर जो मेरा ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है तो वो, और जो हमारा ड्रेस अलाउंस मिलता है, इन तीनों चीज़ को इसके भीतर नहीं रखा गया, उसके बाहर रखा गया, क्योंकि यहाँ पे ये हमको दिया जा रहा है कुछ कंपेंसेट करने के लिए, तो इसको इसके बाहर रखा गया। ठीक है, तो इतना चीज़ हमको यहाँ से याद रखना रहेगा, ये सवाल हमको कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए 45C में ये हम लोग देखें। अब आगे क्या बताया गया, बोला गया इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन एंड इन रिसिप्ट ऑफ सब्सिस्टेंस ग्रांट द अमाउंट ऑफ सब्सिस्टेंट ग्रांट शैल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज एमोलूमेंट। तो ये एक सवाल हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अगर सस्पेंशन में है तो क्या उसको एमोलूमेंट में क्या आ जाएगा, तो बोला जा रहा है जो सब्सिस्टेंस ग्रांट उसको मिलता है वो सब्सिस्टेंस ग्रांट भी आपका एमोलूमेंट्स के भीतर माना जाएगा। ठीक है, फिर बोला गया अमाउंट ऑफ ओरिजिनल पेंशन बिफोर कम्यूटेशन, कम्यूटेशन के पहले किसी को जो ओरिजिनल पेंशन मिलता है वो ओरिजिनल पेंशन को भी क्या बोलेंगे हम, एमोलूमेंट्स के भीतर लेंगे। पर फैमिली पेंशन जो है इट डू नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ एमोलूमेंट्स। तो यहाँ से आपका सवाल हो जाएगा, कैसे सवाल पूछेगा कि फॉर द पर्पज ऑफ FR 45A एंड 45B विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द परव्यू ऑफ एमोलूमेंट्स। ऑप्शन ए कर दिया बेसिक पे, फीस, फिर आपका अलाउंसेस, कंपेंसेटरी अलाउंसेस, ये तो होगा ही होगा। फिर बी में आगे आपका सब्सिस्टेंस ग्रांट कर दिया, फिर सी में कर दिया कि ओरिजिनल पेंशन बिफोर कम्यूटेशन, और डी में कर दिया फैमिली पेंशन। तो हमको याद रखना है कौन सा वाला हो जाएगा आंसर, बताइए फटाफट से, कौन सा वाला मेरा आंसर हो जाएगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, बिल्कुल फैमिली पेंशन जो है ये आपका एमोलूमेंट्स के भीतर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बात हमको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे FR 46A में फ़ी को बताया गया है। फ़ी के बारे में बहुत कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, ऑलरेडी हम लोग जो पहले देखे हुए हैं सेम चीज़ आपका यहाँ पे बताया गया है कि फ़ी क्या है। तो ये एक रिकरिंग भी हो सकता है, नॉन रिकरिंग भी हो सकता है। तो फ़ी इज़ ए रिकरिंग और नॉन रिकरिंग पेमेंट जो किया जाता है किसको, गवर्नमेंट सर्वेंट को किया जाता है। और कहाँ से किया जाता है, बोला जा रहा है भैया किसी भी सोर्स से करो, केवल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट और यूनियन टेरिटोरी से नहीं करना है। तो अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरी, इसको छोड़ के बाकी जहाँ से भी जो भी पैसा हमको मिलेगा वो सारा मेरा फी ही कहलाएगा, है ना। तो वो आपका FR 46A के भीतर हमारा बताया गया फी के बारे में। FR 46B में जब हम आते हैं तो यहाँ पे बताया गया किसके बारे में, तो ये यहाँ पे बताया गया ऑनरेरियम के बारे में। तो सिमिलरली जैसे फी देखे, ऑनरेरियम क्या है, तो ऑनरेरियम में बोला गया ऑनरेरियम इज ए रिकरिंग और नॉन रिकरिंग पेमेंट, है ना। नॉन रिकरिंग और रिकरिंग पेमेंट जो गवर्नमेंट सर्वेंट को किया जाता है, बट कहाँ से किया जाता है, फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट और यूनियन टेरिटोरी। तो ये हमारा बताया गया है FR 46B के भीतर। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम लोग ले ले ऑनरेरियम का, तो बहुत सारा ऑनरेरियम दिया जाता है। जैसे मास्टर ट्रेनर रहते हैं, जो DOPT के अप्रूव्ड मास्टर ट्रेनर रहते हैं, है ना, तो उन लोगों को एक आपका ऑनरेरियम दिया जाता है। हम लोग देख लेंगे कितना देते हैं। फिर बोला जा रहा है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हम लोग चलाते हैं, तो IOPO को हम लोग ऑनरेरियम देते हैं, है ना। तो ये हमारा ऑनरेरियम के भीतर आता है। अब यहाँ से आपका सवाल पूछ सकता है कि मास्टर ट्रेनर जो लोग रहेंगे उनके लिए कितना है ना। हालांकि हम मेरे हिसाब से ये पूछा जाना उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बट एग्जामिनर और एग्ज़ाम का कुछ आप बोल नहीं सकते, उसका कोई भरोसा है नहीं। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं, आसान है, कुछ इसमें है नहीं। बस आप इसको याद रख लीजिए, पहला एक वीक का अगर कोर्स का ड्यूरेशन है तो कितना मिलता, 5000 मिलता, और बाद में हर एक वीक बढ़ेगा तो 2500 करके बढ़ा दीजिए। तो एक वीक याद रखने से बाकी आपका हो जाएगा। एक वीक का कितना है, 5000। 2 वीक का कितना हो जाएगा, तो 2500 बढ़ा दीजिए, 7500। 3 वीक का कितना है, और 2500 बढ़ा दीजिए तो 10,000। 4 वीक का कितना हो जाएगा, तो आपका 12,500, है ना। तो 2500 करके आपको बढ़ाना है पर वीक में। और एक वीक अगर कोई करेगा तो वो आपका ज़्यादा अमाउंट रहता है, कितना रहता है, वो आपका 5000 रहता है। ठीक है, तो ये ऑनरेरियम किसको दिया जाता है, ये दिया जाता है मास्टर ट्रेनर को। कंडीशन क्या है, कंडीशन में आपका ये भी बताया गया जो कोर्स है वो आपका DOPT के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, है ना। तो ये याद रखना है, कोर्स टू बी अप्रूव्ड बाय
DOPT, है ना। तो ये बात हमको याद रखना कि ऐसे ही नहीं कि हम हमारा मन हुआ और हम दे दिए, ठीक है। तो ये बात याद रखना है कि हमारा ऑनरेरियम ये कब दिया जाएगा मास्टर ट्रेनर को, तो जब वो कोर्स जो है DOPT के द्वारा अप्रूव्ड रहेगा और डिफरेंट ट्रेनर्स वगैरह को देने के लिए ये हमारा आपका एक्स्ट्रा ऑनरेरियम दिया जा सकता है। अब ये वाला से आपको एग्जाम पे 100% सवाल पूछेगा, ठीक है। यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा। क्या बताया गया यहाँ पे, ऑनरेरियम पेड फॉर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। इसको हम लोग जब CCA पढ़े थे तो वहाँ पे भी पढ़े हुए थे, ठीक है। तो दोनों जगह पे आपका कवर होता है। CCA में मतलब पेपर 3 में भी आपका सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है और आप पेपर 2 में भी यहाँ से आपका सवाल पूछा जा सकता है। क्या बताया गया? अरूप जी कुछ बताना चाहते हैं तो पब्लिक चैट में मैसेज करिए। अरूप जी हैंड रेस किए हुए हैं, अगर कुछ बताना चाहते हैं तो पब्लिक चैट में आप मैसेज करिए। चलिए, अब क्या बोला गया यहाँ पे, ऑनरेरियम किसको किसको दिया जा सकता है। तो बोला जा रहा है, मान लीजिए कि कोई रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसको हमने अपॉइंट किया एज IO, कोई रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसको हमने अपॉइंट किया एज IO, तो केस का कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे यहाँ पे उनको ऑनरेरियम दिया जाएगा। तो बोला जा रहा है अगर नंबर ऑफ विटनेस जो है ये मोर देन 10 है, विटनेस का संख्या अगर 10 से ज़्यादा है तो क्या करेंगे हम लोग, तो बोला जा रहा है बेसिक पेंशन का 90% उनको ऑनरेरियम दिया जाएगा। देखिए, बेसिक पेंशन का 90% उनको ऑनरेरियम दिया जाएगा। फिर बोला गया विटनेस अगर 6 से लेके 10 के भीतर है तो बोला गया भैया 70% ऑफ बेसिक पेंशन। अगर लेस देन 6 है तो कितना है, तो बोला जा रहा है 60% ऑफ बेसिक पेंशन। तो 6 से नीचे विटनेस रहेगा तो आपका 60%, 6 से लेके आपका 10 तक रहेगा तो 70% ऑफ द बेसिक पेंशन, है ना। अगर आपका विटनेस मोर देन 10 हो जाएगा तो 90% ऑफ द बेसिक पेंशन। तो 60 70 90, 60 70 90, आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, 60 70 90। तो मोर देन 10 हो गया तो कितना, 90%, 6 से लेके 10 के भीतर 70%, लेस देन 6 हो गया तो 60%। अब बोला गया यहाँ पे उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी दिया जाता है। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना दिया जाता है, तो बोला कि मैक्सिमम पर केस 40,000 रुपीज़, मैक्सिमम 40,000 रुपीज़ पर केस, और एक्चुअल एक्सपेंसेस विच एवर इज लेस, इन दोनों में जो भी कम होगा, हमने 50,000 खर्चा किया तो 40,000 ही देगा, 30,000 खर्चा किया तो 30,000 ही देगा, ठीक है। उसके बाद जो ये रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट रहते हैं या फिर मान लीजिए रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है और उनको क्या है, सेक्रेटरियल असिस्टेंस चाहिए, है ना। तो यहाँ पे सेक्रेटरियल असिस्टेंस के लिए भी ऑनरेरियम आपका दिया जाता है ना। कोई सेक्रेटरियल असिस्टेंस दे रहा है तो बोला गया विटनेस अगर मोर देन 10 है, विटनेस अगर मोर देन 10 है तो 40,000 दिया जाता है सेक्रेटरियल असिस्टेंस के केस में ऑनरेरियम। अगर विटनेस 6 से लेके 10 है तो 30,000 और विटनेस लेस देन 6 है तो 20,000। तो यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे 20 30 40, 20 30 40, 20 30 40। तो लेस देन 6 हो गया तो 20,000, 6 से लेके 10 हो गया तो 30,000 और मोर देन 10 हो गया तो आपका 40,000, ठीक है। तो सेक्रेटरियल असिस्टेंस के लिए भी याद हो गया। अब आते हैं हम लोग ऑनरेरियम फॉर IO। जो आप अगर IO बनेंगे कुछ दिन बाद, मान लीजिए आप IP बने या फिर मान लीजिए सुपरिटेंडेंट आप हैं या फिर आप इंस्पेक्टर हैं, तो बोला जा रहा है बेसिक पे का 15% जो है वो दिया जाता है, क्या, ऑनरेरियम, अगर IO बनेंगे तो। अगर आप PO बनेंगे तो बोला गया PO के केस में 10% ऑफ बेसिक पे, तो जो बेसिक पे होता है उसका 10% दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक आपका और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन प्रोसीडिंग, एक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन प्रोसीडिंग। CCA रूल के कॉमन प्रोसीडिंग आपका कहाँ पे बताया गया, बताइए। CCA रूल में कॉमन प्रोसीडिंग कौन सा रूल में बताया गया था, बिल्कुल रूल 18 में आपका कॉमन प्रोसीडिंग जो है उसके बारे में बताया गया था। अच्छा, रूल 17 में क्या बताया गया था CCA में, रूल 17 में बिल्कुल कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, है ना, कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर के बारे में बताया गया था। चलिए, अच्छा बताइए कंडक्ट रूल के 17 में क्या बताया गया था, कंडक्ट रूल के 17 में
चलिए, हैबिचुअल इंडेप्टनेस, बिल्कुल बढ़िया। चलिए जयप्रकाश जी म्यूट कर लीजिए, आपका अनम्यूटेड है। ठीक है, तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला आपका क्लियर रहेगा। अब चलिए एक दो सवाल एक बार बता दीजिए। मान लीजिए एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, कि कोई रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है, विटनेस का संख्या है 10, तो कितना % ऑफ बेसिक पेंशन उनको ऑनरेरियम मिलेगा? विटनेस का संख्या है 10। देखिए 90 किसने बताया हुआ था? आकाश जी, अनुराग जी, आपने 90 बताए थे। हम लोग क्या देखे थोड़ी देर पहले, मोर देन 10 अगर होता है तो 90 है, मोर देन 10 होता है तो 90 है, अगर 10 है तो कहा जाएगा बेसिक पेंशन का 70%। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको सवाल पूछेगा तो यही वाला आपको देगा जहां पे कंफ्यूजन होने का चांस है, दोनों का आपका मिलन हो रहा है ना। तो इसको याद रखना है। अगर विटनेस का संख्या लेस देन 6 है तो बता ही दीजिएगा। अच्छा, सेक्रेटरियल असिस्टेंस के केस में बताइए, कोई केस में जो है विटनेस का संख्या है मेरा 6, तो कितना मिलेगा? विटनेस का संख्या है 6, तो कितना मिलेगा सेक्रेटरियल असिस्टेंस? चलिए अब यहाँ पे फिर देखिए कंफ्यूजन हुआ 20,000 और 30,000 में। देवेन और आकाश बोला 20, हम लोग क्या देखे थे, लेस देन 6 होगा, लेस देन 6 होगा तो 20 है, 6 से लेके 10 के भीतर हो जाएगा तो 30 है। ठीक है, 6 से लेके 10 के भीतर रहेगा तो 30 है। ठीक है, 6 से लेके 10 के भीतर तो 30 है। लेस देन 6 होगा मतलब मैक्सिमम 5 तक होगा तो आपका 20,000 हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये, क्या ये स्लैब याद रख लीजिएगा तो काम हो जाएगा, क्या अप टू 6, सॉरी लेस देन 6, फिर आपका 6 से 10 और फिर मोर देन 10, है ना। लेस देन 6, 6 से 10 और आपका मोर देन 10, तो ये हमको याद रखना रहेगा। अच्छा, ऑनरेरियम आपका कोई मान लीजिए आईओ है, कोई मान लीजिए आईओ है जो सर्विंग है ना, तो उनका उनका बेसिक पे मान लीजिए 60,000 है, उनका बेसिक पे है 60,000, तो ऑनरेरियम कितना मिलेगा? बिल्कुल 9,000 रुपया जो है वो आपका ऑनरेरियम मिलेगा, क्योंकि हमको 15% ऑफ द बेसिक पे लेना है। तो बेसिक पे 60,000 है तो गुना कर दीजिए तो आ जाएगा ये वाला। क्लियर है? तो यहाँ से एक सवाल आपके एग्जाम पे पूछा जाने का तगड़ा चांसेस है, इसलिए याद कर लीजिएगा। आगे आते हैं हम लोग। अब आते हैं, देखिए ये वाला सवाल भी एग्जाम पे पूछा हुआ है और कभी भी पूछ सकता है, कि मान लीजिए कि कोई आपका साइंटिस्ट है ना, कोई आपका साइंटिस्ट है, तो साइंटिस्ट के लिए क्या बोला गया? बोला गया कि गवर्नमेंट सर्वेंट हुज ड्यूटीज इन्वॉल्व इन कैरिंग आउट साइंटिफिक और टेक्निकल रिसर्च। तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जिनका काम क्या है, उनका काम है साइंटिफिक रिसर्च करना, टेक्निकल रिसर्च करना। तो बोला गया भैया तुम पेटेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, तुम्हारा जो इन्वेंशन है, तो अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट उनको अदरवाइज परमिट करता है, अगर परमिट उनको अलग से नहीं करता है तो दे शैल नॉट अप्लाई और ऑब्टेन पेटेंट फॉर इन्वेंशन। ये बात याद रखना है। कोई साइंटिस्ट वगैरह है जो मेरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही काम करता है ना, तो बोला गया उनके लिए कि वो अपने पेटेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, अपना इन्वेंशन के पेटेंट के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकता। कहाँ पे बताया गया? 48A में बताया गया, सवाल एग्जाम पे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा, और एक बात ना, हम देख रहे थे क्वेश्चन, हम लोग फॉलो कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके सवाल बहुत रेयर ही पूछा जाता है ना। ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाता है, पर बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके कम ही पूछा जाता है। तो अगर मान लीजिए आप कभी कोई टॉपिक पढ़ते हैं और जब वो पढ़ रहे हैं ना, तो कोई पर्टिकुलर जगह पे आपको लगा कि आप अटक रहे हैं, किसी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा दिमाग में उसके ऊपर जोर नहीं लगाइए। ठीक है, आराम से उसको, मतलब कभी कभी छोड़ना भी एक कला है। हम लोग जो लोग एग्ज़ाम आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करता है, अगर कोई लड़का छोड़ना नहीं जानेगा तो उसको जॉब मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो लोग एसएससी से आए हुए हैं या फिर कोई दूसरे एग्ज़ाम से आए हुए हैं, तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि कोई पर्टिकुलर जगह पे अगर आपका अटक रहा है तो उसको लेके पड़े मत रहिए। क्या होता है ना, मेरा दिमाग में अभी कोई चीज़ मान लीजिए हम समझ नहीं पा रहे हैं,
तो थोड़ा सा दिमाग को रेस्ट दीजिए, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, उसके बाद दोबारा उस चीज़ को देखिए। पर एक एक टाइम पे हमारा दिमाग में ना एकदम डेडलॉक हो जाता है, तो दिमाग काम नहीं करता। तो उस टाइम पे थोड़ा रिलैक्स करिएगा, तब जाके आपका काम करेगा। तो इसलिए अगर कोई ऐसा जगह पे लगता है कि नहीं, यहाँ पे हम किसी तरीके से समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो आधा घंटा 15 मिनट के लिए उसको छोड़ दीजिए, 15-20 मिनट बाद दोबारा उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग चैप्टर 6, जहाँ पे बताया गया कम्बिनेशन ऑफ अपॉइंटमेंट के बारे में। क्या क्या बोला गया, देखिए ये वाला पोर्शन में थोड़ा सा और ज़्यादा दिमाग के ऊपर जोर बोर लगने वाला है ना। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या क्या बताया गया। तो कम्बिनेशन ऑफ अपॉइंटमेंट पे बोला जा रहा है एफर 49 में, द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑलरेडी होल्डिंग ए पोस्ट इन ए सब्सटेंटिव और ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी to officiate as a temporary measure in on or more of other independent post at one time under the government। तो बोला गया सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, तो बोला जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट द गवर्नमेंट सर्वेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट को अपॉइंट कर सकता है। कहाँ पे, बोला जा रहा है एज ए टेम्पोररी मेजर वो अपॉइंट कर सकता है किसी दूसरे पोस्ट के काम करने के लिए भी। अब कितना पोस्ट, तो बोला गया किसी दूसरा एक पोस्ट भी हो सकता है, एक से ज़्यादा पोस्ट भी हो सकता है। तो अगर कभी हमको बोला गया कि भाई तुमको तुम्हारा इसके साथ, मान लीजिए हम आईपी है, तो हमको बोला गया कि तुम ये सब डिवीजन तो कर रहे हो, तुमको ये सब डिवीजन का भी काम करना पड़ेगा, तो हमको करना पड़ेगा। अब उस सब डिवीजन के साथ बोला गया तुमको आईपीपीजी का भी काम देखना पड़ेगा, तो आईपीपीजी का काम भी देखना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बात बता के रखा है कि सब्सटेंटिव कैपेसिटी में या फिर ऑफिशिएटिंग हम कहीं पे कर रहे हैं, तो वहां पर दोनों केस में, चाहे वो मेरा पोस्टिंग सब्सटेंटिव हो और मेरा पोस्टिंग ऑफिशिएटिंग हो, वहां पे मुझे दूसरा काम करने के लिए, दूसरा पोस्ट में काम करने के लिए भी वो बोल सकता है। कहाँ पे बताया गया, एफआर 49 में बताया गया है कि अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है होल्डिंग फुल चार्ज ऑफ ड्यूटीज, होल्डिंग फुल चार्ज ऑफ ड्यूटीज इन एडिशन टू ओन ड्यूटी। तो मेरा अपना ड्यूटी है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। चलिए एक एग्जांपल जैसे दिया गया, मान लीजिए एक डीपीएस है, वो क्या कर रहा है, अपना फुल चार्ज उनको है उनके पास, साथ ही साथ बोला गया उनको पीएमजी का जो एडिशनल काम है, वो एडिशनल पीएमजी का भी फुल चार्ज आपका दे दिया। तो पीएमजी का भी फुल चार्ज उनके पास है, अपना भी फुल चार्ज उनके पास है, तो क्या कैसे इसको डील किया जाएगा। तो बोला जा रहा है वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज फॉर्मली अपॉइंटेड टू होल्ड फुल चार्ज ऑफ द ड्यूटीज ऑफ ए हायर पोस्ट, जहाँ पे हमको फुल चार्ज ऑफ ड्यूटी ऑफ द हायर। अब देखिए ये बात को ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो शब्द यूज किया जाता है, एक को हम बोल रहे हैं फुल चार्ज और दूसरा को हम बोलते हैं करेंट चार्ज। ठीक है, करंट चार्ज या करंट ड्यूटी भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, करंट ड्यूटीज बोलते हैं। तो ये दोनों में अंतर क्या है, तो बोला जा रहा है फुल चार्ज में उनका सारा के सारा काम इंक्लूडिंग जैसे मान लीजिए कि कोई आपका पावर है रिमूवल डिसमिसल का, है ना, स्टैट्यूटरी पावर्स जिसको हम लोग बोलते हैं। स्टैट्यूटरी पावर्स मतलब नॉर्मली डे टू डे में जो काम करना रहता है वो करना है, साथ में स्टैट्यूटरी पावर्स जैसे जैसे मान लीजिए रिमूवल, जैसे मान लीजिए डिसमिसल, है ना, जैसे मान लीजिए आपका अपॉइंटमेंट। तो ये सारा काम अगर कोई करता है तो वो क्या बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है आपका होल चार्ज, वो सारा के सारा चार्ज लिया हुआ है। तो करेंट चार्ज में आता है नॉर्मल ड्यूटीज अदर देन स्टैट्यूटरी पावर्स, जिसके भीतर अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, आपका रिमूवल, डिसमिसल, ये सारा पावर जो होता है स्टैट्यूटरी पावर्स के भीतर आता है। तो अगर कोई सारा करंट काम के साथ साथ स्टैट्यूटरी पावर को भी कर रहा है, मतलब वो आपका ही इज होल्डिंग द फुल चार्ज। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे आपका बताया जा रहा है कि वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज फॉर्मली अपॉइंटेड टू होल्ड फुल चार्ज ऑफ ड्यूटीज ऑफ ए हायर पोस्ट। हम यहाँ पे डीपीएस है पर हमने क्या किया, पीएमजी का पोस्ट होल्ड किया है ना, इन द सेम ऑफिस एज ऑफ हिज ओन, अपने ऑफिस में वो होल्ड कर रहा है, और एंड इन द सेम कैडर और लाइन ऑफ प्रमोशन।
तो सेम अपने ऑफिस में, या फिर वो आपका सेम कैडर में, या फिर लाइन ऑफ प्रमोशन में, है ना। मान लीजिए आज हम डीपीएस है, कल प्रमोशन हो गया, हम पीएमजी बनेंगे। तो बोला जा रहा है कि अगर ऐसा केसेस है और ये काम कैसे कर रहा है, तो बोला जा रहा है इन एडिशन टू हिज ओन ऑर्डिनरी ड्यूटीज, उनका जो अपना ड्यूटी है वो तो कर ही रहा है, साथ में ये काम भी कर रहा है। तो बोला गया ही शैल बी अलाउड टू पे एडमिसिबल टू हिम फॉर हायर पोस्ट। यहाँ पे जो हायर पोस्ट वो होल्ड कर रहा है, उस हायर पोस्ट का जो एडमिसिबल पेमेंट है, जो सैलरी है, वो सैलरी उनको हमें देना है। अनलेस अनलेस कंपिटेंट अथॉरिटी ने क्या किया, उनको ऑफिशिएटिंग पे जो है उसको रिड्यूस कर दिया अंडर रूल 35। रूल 35 में हम लोग क्या देखे हुए थे, जहां पे मैक्सिमम कितना ऑफिशिएटिंग पे मिलता है, एक बार बता दीजिए फटाफट। रूल 35 में हम लोग कितना देखे थे, एक परसेंटेज दिया गया था और एक आपका अमाउंट दिया गया था, तो 12.5% और आपका 6,700 ऑफ द बेसिक, है ना। तो बोला जा रहा है अगर कंपिटेंट अथॉरिटी ने बोल दिया कि नहीं तुमको इतना ही अमाउंट दिया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, तो वो केस अलग है, तो वहाँ पे उनका जो एक्चुअल पे है उसके साथ ये ऑफिशिएटिंग पे दिया जाएगा। पर अगर इस तरीके से कोई अलग से प्रोविजन नहीं किया गया उनके अगेंस्ट में कि नहीं तुमको इससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, तो यहाँ पे उन व्यक्ति को, मतलब उन गवर्नमेंट सर्वेंट को जो अपना काम पूरा कर रहा है, साथ में वो हायर पोस्ट में जाके एडिशनल ड्यूटी कर रहा है, तो उनको पूरा पेमेंट जो है किया जा सकता है। किसका, जो फुल हायर पोस्ट है उस हायर पोस्ट का पेमेंट उनको किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात हमको यहाँ से याद रखना है। बात यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात ये भी था कि उनको क्या करना है, देखिए फुल चार्ज ऑफ ड्यूटीज, ये बात को ध्यान देना है। एडिशनल जो काम वो कर रहा है उसमें उनका फुल चार्ज ऑफ ड्यूटीज जो है वो होल्ड कर रहा है। ठीक है, अब बोला कि नो एडिशनल पे फॉर आइडेंटिकल पोस्ट। अगर दोनों पोस्ट क्या है, कोई मान लीजिए एग्जाम्पल हम लोग एक देखें यहाँ पे, मान लीजिए एक डिविजनल हेड है और उनको क्या किया गया, दूसरा एक डिविजनल हेड का भी काम दे दिया गया। तो यहाँ पे हम भी डिविजनल हेड है, मतलब हम भी सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट है, वो भी सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट है, तो हमको दो सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट का काम दे दिया। या फिर हम मान लीजिए इंस्पेक्टर है, किसी दूसरे इंस्पेक्टर का काम हमको दे दिया। तो बोला जा रहा है वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज फॉर्मली अपॉइंटेड टू होल्ड ड्यूअल चार्ज ऑफ टू पोस्ट इन सेम कैडर in same office carrying identical scales of pay, no additional pay shall be admissible irrespective of period of dual charge। तो अगर दोनों आपका आइडेंटिकल पे होल्ड करता है, तो एक के साथ जब दूसरा काम दिया गया तो बोला गया जितना दिन तक आपसे करवा सकता है, कोई इशू नहीं, 2 महीना 4 महीना 2 साल 4 साल, मतलब जितना दिन तक है गवर्नमेंट आपसे ये दोनों काम एक साथ में करवा सकता है बिना किसी एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन देते हुए। तो ये बात याद रखना है कि एडिशनल पे अगर आपको ऐसा कभी केस होता है जहां पे ड्यूअल चार्ज आपको होल्ड करना पड़ रहा है, दो चार्ज दो पोस्ट का, और दोनों का जो आपका पेमेंट वगैरह है वो आपका आइडेंटिकल है, तो बिना कोई एडिशनल पे किए हुए आपको ये काम करवाया जा सकता है। अब यहाँ पे कंडीशन एक दिया गया कि मान लीजिए कि दो व्यक्ति काम कर रहा था, एक ए और एक था मेरा बी। अब ये ए जो डिवीजन था, इस डिवीजन में कोई स्पेशल पे वगैरह नहीं था, पर ये बी डिवीजन जो था यहाँ पे मान लीजिए कोई स्पेशल पे का प्रोविजन है, जैसे मान लीजिए कोई हिली एरिया में है ना, या फिर कुछ और जगह पे है, तो क्या होता है यहाँ पे हार्डशिप अलाउंस वगैरह दिया जा सकता है, या फिर मान लीजिए रिस्क अलाउंस दिया जा सकता है। तो कोई स्पेशल पे अगर इस बी पोस्ट में मिलता है, अगर कोई स्पेशल पे बी पोस्ट को दिया जाता है, तो बोला जा रहा है कि ये एडिशनल ड्यूटी अगर बी का कर रहा है तो वो स्पेशल पे जो है वो ए वाला जो पोस्ट होल्ड कर रहा था उनको ये एडिशनल पे जो है, स्पेशल पे जो है उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखने वाला है कि आइडेंटिकल पोस्ट अगर रहेगा, आइडेंटिकल पोस्ट अगर रहेगा तो कोई एक्स्ट्रा हमको रेम्यूनरेशन देने का आवश्यकता नहीं है। स्पेशल पे वगैरह अगर है तो वो पे हमको देना रहेगा। ठीक है, आगे आते हम लोग। अब क्या बोला जा रहा है, होल्डिंग ऑफ हायर पोस्ट और पोस्ट इन सेम और अदर ऑफिस। अब यहाँ पे बोला गया, मान लीजिए कभी कभी क्या हो सकता है एक से ज़्यादा पोस्ट भी हमको होल्ड करना पड़ता है,
है ना। तो बोला जा रहा है होल्डिंग ऑफ हायर पोस्ट और पोस्ट, मतलब एक पोस्ट भी हो सकता है, एक से ज़्यादा पोस्ट भी हो सकता है, और वो आपका सेम ऑफिस में भी हो सकता है और अदर ऑफिस में भी हो सकता है। क्या कंडीशन रहेगा, तो बोला गया वेर ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज फॉर्मली अपॉइंटेड टू होल्ड द चार्ज ऑफ अनदर पोस्ट और पोस्ट विच इज और आर नॉट इन द सेम ऑफिस। तो ये दोनों पोस्ट जो है हो सकता है वो सेम ऑफिस में हो सकता है वो सेम ऑफिस में ना हो। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे हम लोग मान लीजिए कभी कभी दिया जाता है इस प्रकार का कि मान लीजिए एक आपका पीएमजी है, पोस्ट मास्टर जनरल, उनको क्या किया गया, एक चीफ पोस्ट मास्टर जनरल का काम दिया गया। अब मान लीजिए उसी सर्कल का रीजियन है, तो मान ले रहे हैं कि हम भाई सेम ऑफिस है। अब मान लीजिए साथ में एक ड्यूटी और दे दिए कि मेंबर का काम भी उनको दे दिए, तो क्या हुआ, पीएमजी था वो हेड ऑफ द सर्कल का काम कर रहा था, सेम ऑफिस हो गया, साथ में एक मेरा मेंबर का काम आ गया तो वो आपका अलग ऑफिस हो गया, है ना। तो ऐसा केस एक हम लोग यहाँ पे दिया गया वेर ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज फॉर्मली अपॉइंटेड टू होल्ड द चार्ज ऑफ अनदर पोस्ट or posts which are not in the same office or may be in same office though in, है ना, in which though are in same office is or are not in the same cadre or line of promotion he shall be allowed to pay of the higher post। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो हमको जो हायर पोस्ट है उसका पेमेंट जो है दिया जा सकता है। मतलब दो पोस्ट अगर हम होल्ड कर रहे हैं, एक अपना एक दूसरा हायर वाला, तो बोला जा रहा है हायर पोस्ट का पे जो है आपको किया जा सकता है। तीसरा केस, मान लीजिए हम तीन पोस्ट होल्ड कर रहे थे, एक मेरा वाला, जैसे एक पीएमजी वाला, एक आपका पीएमजी वाला, एक मेंबर वाला, तो बोला जा रहा है यहाँ पे जो हाईएस्ट पोस्ट है उस हाईएस्ट पोस्ट का जो पेमेंट है, पे है, वो आपका अलाउ किया जा सकता है इस गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। ठीक है, तो दो हो गया तो हायर वाला, तीन हो गया तो हाईएस्ट वाला। अब बोला जा रहा है इफ ही होल्ड्स द चार्ज of more than two posts in addition to 10% of the presumptive pay of the additional post or posts if the additional charge is held for a period exceeding 45 days but not exceeding 3 months। अब क्या हुआ देखिए, हम पीएमजी है, हमने क्या किया, आपका मेंबर का पोस्ट जो है होल्ड किया और चीफ पीएमजी का होल्ड किया। अब मेंबर का पे जो है वो हमको दे रहा है, अब बीच में हमारा रुक गया कौन सा वाला, तो बोला जा रहा है यहाँ पे मेरा चीफ पीएमजी वाला रुक गया। तो बोला गया यहाँ पे जो प्रिजम्पटिव पे है ना, अगर हम चीफ पीएमजी का ड्यूटी करते तो मुझे जो पेमेंट मिलता वो क्या होता, मेरा प्रिजम्पटिव पे होता। तो बोला जा रहा है इसका 10%, इसका 10% हमको एडिशनल दिया जाएगा। और कितने दिन के लिए दिया जाएगा, तो बोला जाए इफ द एडिशनल चार्ज इज हेल्ड फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 45 डेज, अगर ये पोस्ट को मैं 45 डेज से ज़्यादा पीरियड के लिए होल्ड करता हूँ तो मेरा जो प्रिजम्पटिव पे है उसका 10% मुझको दिया जाएगा। अब बोला गया कि 45 डेज से ज़्यादा तो है पर आप 3 महीने से ज़्यादा इस प्रकार से चार्ज होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो 45 डेज मिनिमम आपका करना रहेगा, मतलब 45 डे मिनिमम नहीं, 45 डे को एक्सीड करना है ना, तो मिनिमम आपका 46 डे होना चाहिए। तो पीरियड एक्सीड्स 45 डेज तब जाके प्रिजम्पटिव पे जो है उसका 10% मिलेगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन 3 महीना से एक्सीड नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे बोला गया कि मान लीजिए किसी ने 3 महीने से ज़्यादा कर लिया तो क्या महाभारत खराब हो गया, तो बोला जा रहा है नहीं, 3 महीना एक्सीड हो गया तो यहाँ पे आपको डीओपीटी का कंकरेंस लेना रहेगा। ठीक है, तो बोला गया फॉर पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ्स द कंकरेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग शैल बी ऑब्टेन फॉर द पेमेंट ऑफ एडिशनल पे बियॉन्ड 3 मंथ्स। 3 महीने से ज़्यादा पीरियड के लिए, बियॉन्ड 3 मंथ्स के पीरियड के लिए ये एडिशनल प्रिजम्पटिव पे का जो 10% हम दे रहे थे, ये पेमेंट करने के लिए हमको डीओपीटी का कॉन्करेंस चाहिए होगा। ठीक है, तो ये बात हमारा यहाँ पे बताया गया। अब यहाँ पे जब एडिशनल चार्जेस वगैरह हमारा दिया जाता है तो यहाँ पे एक बात और बताया गया, wherein an officer is formally appointed to hold full additional charge of another post, the aggregate pay and additional pay shall not exceed 2,37,500। तो हमको कुछ अपना पे मिल रहा था, साथ में हमको एडिशनल पे मिल रहा था, दोनों मिला के 37,500 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये बात हमको याद रखना है। ठीक है, फिर बोला गया नो एडिशनल पे शैल बी एडमिसिबल टू गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज अपॉइंटेड टू होल्ड करेंट चार्ज। हम बोले थे ना आपको कि फुल चार्ज में आपका करेंट चार्ज प्लस स्टैट्यूटरी चार्ज,
करेंट चार्ज प्लस स्टैट्यूटरी चार्ज मतलब हुआ फुल चार्ज, और स्टैट्यूटरी चार्ज को हटा देते हैं तो रह गया मेरा करंट चार्ज। तो अगर कोई व्यक्ति केवल करंट चार्ज को ही एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब रूटीन ड्यूटीज उनका जो है खाली उसी को निभा रहा है, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द एडिशनल चार्ज नो एडिशनल पे शैल बी एडमिसिबल, उसमें कोई एडिशनल पे उनको नहीं दिया जाएगा। ये बात ध्यान रखना है। करंट ड्यूटीज अगर कोई करेगा, करंट चार्ज अगर कोई होल्ड कर रहा है, तो उसके लिए कोई एडिशनल ड्यूटी, एडिशनल पे नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे क्या बताया गया, इफ कंपेंसेटरी और सम्पचुअरी एंड अलाउंस आर अटैच्ड टू ऑन और मोर ऑफ द पोस्ट, द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल ड्रॉ सच कंपेंसेटरी और सम्पचुअरी अलाउंसेस। तो अगर जो पोस्ट हम एडिशनल होल्ड कर रहे थे, अगर किसी दूसरे पोस्ट में कोई कंपेंसेटरी अलाउंस मिलता है या फिर अतिथि भत्ता जो होता है, सम्पचुअरी अलाउंस मिलता है, तो बोला जरा ये गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो ड्रॉ कर सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, पर कोई एडिशनल पे हम उनको नहीं देंगे। ये बात हमको याद रखना है। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? एक बार बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिपुटेशन आउट ऑफ इंडिया, चलिए बहुत सारा इसमें कुछ कुछ चीजें हैं। अब आते हैं हम लोग चैप्टर 7। चैप्टर 7 पे क्या बताया गया, यहाँ पे बोला गया डिपुटेशन आउट ऑफ इंडिया, देश के बाहर अगर कोई डिपुटेशन वगैरह में जाता है तो यहाँ से भी बहुत सारा सवाल पूछा जा सकता है। खास करके कूलिंग ऑफ पीरियड जो रहता है वो तो एग्जाम पे बहुत बार पूछा जाता है। इवन आपका नोटिंग ड्राफ्टिंग भी एक बार आया हुआ था कूलिंग ऑफ पीरियड को लेके, है ना। चलिए तब हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं। क्या आता है FR50, ये क्या बता रहा है, बोला कि अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। किस लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, तो बोला गया कि अगर हम डिपुटेशन में जाते हैं तो बोला जा रहा नो डिपुटेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट आउट ऑफ इंडिया शैल बी सैंक्शनड विदाउट द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर कभी भी किसी को भी इंडिया के बाहर डिपुटेशन में जाना है, ये तभी हो सकता है जब प्रीवियस अप्रूवल मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के आपका अप्रूवल का कोई भी व्यक्ति जो है वो आपका फॉरेन में आपका डिपुटेशन में विदाउट इंडिया मतलब बियॉन्ड इंडिया जा नहीं सकता। ठीक है, तो FR50 में बस यही आसान सा बात बताया गया है। आगे आते हैं FR51, जहां पे बोला गया डिपुटेशन आउट ऑफ इंडिया विथ सेम पे। क्यों बोल रहे हैं, क्या बताया गया यहाँ पे, तो बोला जा रहा इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट is with proper sanction temporarily deputed for duty out of India। तो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो आपका डिपुटेशन में कहाँ गया, इंडिया के बाहर गया, विथ प्रॉपर सैंक्शन लेके गया, है ना। और ये डिपुटेशन जो है वो टेम्पोररी पीरियड के लिए है। तो बोला जा रहा आइदर इन कनेक्शन विद द पोस्ट हेल्ड बाई हिम। अब जब डिपुटेशन में जा रहा है, हो सकता है वो जो पोस्ट हेल्ड करता है डिपुटेशन उसी के रिलेटेड है, हो सकता है कोई आपका दूसरा केसेस भी है, जैसे इन कनेक्शन विथ एनी स्पेशल ड्यूटी ऑन विच ही मे बी टेम्पोरली प्लेस्ड। तो दोनों केस हो सकता है, आइदर उनका पोस्ट के साथ ये कनेक्टेड था या फिर पोस्ट के साथ कनेक्टेड नहीं था। बोला जरा घटना आपका जो भी हो, ही मे बी अलाउड बाय द प्रेसिडेंट टू ड्रॉ द सेम पे which he would have drawn had he remained on duty in India during the period of deputation। तो बोला जा रहा है कि ऐसा केसेस अगर होता है कि वो फॉरेन में आपका डिपुटेशन में जाता है और वो डिपुटेशन में जो जा रहा है आइदर इन कनेक्शन विद द पोस्ट हेल्ड बाय हिम इन इंडिया और इन अदर इन स्पेशल ड्यूटी, तो दोनों जगह पे जब वो जा रहा है प्रेसिडेंट अगर उनको अलाउ करता है तो सेम पे जो वो इंडिया में ड्रॉ कर रहा था सेम पे उनके लिए फॉरेन में भी एडमिसिबल हो सकता है। ठीक है, तो ये बात आपका बताया गया। इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट विथ प्रॉपर सैंक्शन टेम्पोरली डिपुटेड फॉर ड्यूटी आउट ऑफ इंडिया, है ना, इन कनेक्शन विद द पोस्ट हेल्ड बाय हिम इंडिया और इन कनेक्शन विद एनी स्पेशल ड्यूटीज ऑन विच ही मे टेम्पोरली बी प्लेस्ड, he shall be allowed by the president to draw the same pay। मतलब
जो हमारा इंडिया में पे उनको मिल रहा था, तो सेम पे जब वो फॉरेन में भी जाएगा तो वो आपका उनको मिलेगा। यहाँ पे कोई कटौती वगैरह हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, कि हमारे यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, बाहर जा रहा है, डिपुटेशन में है, पैसा उसका कम कर दो, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रेसिडेंट अलाउ कर सकता है कि जो पैसा उनको यहाँ पे मिल रहा था फॉरेन में भी सेम पे उनको मिले। फिर बोला गया द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर ऑन लीव आउटसाइड इंडिया। अब कोई है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर जो छुट्टी में देश के बाहर गया हुआ था और वहां से ही सीधा उनको डिपुटेशन में भेज दिया गया, तो बोला गया सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर ऑन लीव आउटसाइड इंडिया इज प्लेस्ड ऑन डिपुटेशन, और वो आपका क्या करता है, वो लीव में ही रह जाता है और उस पीरियड से वो आपका डिपुटेशन में भी चला जाता है। तो बोला जा रहा एन ऑनरेरियम ऑफ 1/6 ऑफ द पे शैल बी गिवन टू हिम। तो यहाँ पे उनको जो पे हम लोग यहाँ पे क्या दे रहे थे, सेम पे उनको दे रहे थे, जो हमारा यहाँ पे मिलता है वो पे तो था, है ना, तो यहाँ पे सेम पे था। कब था, जब प्रॉपर सैंक्शन लेके गया, टेम्पोरली गया और ये बंदा छुट्टी में नहीं है और आपका डिटेल्स वहाँ पे गया हुआ है, तो यहाँ पे उनको फुल पे दिया जा रहा था। और बोला कि वो यहाँ पे क्या हुआ कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से छुट्टी लिया था, फॉरेन में गया और वहाँ से वो डिपुटेशन में चला जाता है, तो यहाँ पे उनको ये फुल पे सेम जो हम ड्रॉ कर रहे थे ये नहीं दिया जाएगा। इसके बदले क्या किया जाएगा, जितना ऑनरेरी उनको कुछ ऑनरेरियम दिया जाएगा, और ऑनरेरियम कितना रहेगा, तो जो पे उनको दिया जा रहा था उस पे का 1/6 जो है उनको ऑनरेरियम मिलेगा। अब डिपुटेशन पे जहाँ पे गया, जिस डिपार्टमेंट में गया, वो उनका अपना सैलरी वगैरह जो देना है वो तो देगा या जो भी रहेगा, बट ये एडिशनल टू दिस रहेगा कि ऑनरेरियम रहेगा 1/6 ऑफ द पे। तो आपको यहाँ से ये वाला बात को याद रखना है कि अगर कोई ऑन लीव रहता है और जब ऑन लीव है उस टाइम पे वो डिपुटेशन में चला जाता है, तो यहाँ पे उनको जो पे है वो सेम हमारा यहाँ पे जो ड्रॉ रहता है वो पे हम वहाँ पे उनको नहीं देंगे, उसके बदले उनको एक ऑनरेरियम देंगे। ऑनरेरियम कितना रहेगा, तो जो पे है उसका 1/6 रहेगा। साथ ही साथ बोला गया कॉस्ट ऑफ पैसेज, मतलब आने जाने का जो खर्चा है फ्रॉम इंडिया और टू इंडिया, दिस शैल बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो लीव से अगर आप डिपुटेशन में जाते हैं तो बोला जा रहा है यहाँ पे अपना खर्चा आपको खुद बियर करना पड़ेगा, यहाँ पे गवर्नमेंट आपको ये बियर नहीं करेगा। तो ये 2-3 चीज हमको याद रखना यहाँ से पड़ेगा, ठीक है। आगे आते हैं, किसी का अगर कोई मन में सवाल रहेगा तो आप पब्लिक चैट में रिवाइज पूरा जो हम लोग अभी तक क्या बोल रहे हैं, अरूप जी एक बार ये करिए रिवाइज, मतलब जहां तक हम लोग डिस्कस किए उसी को या पिछले वाला पॉइंट को। ये वाला हम लोग खत्म कर लेते हैं और थोड़ा सा है आगे हम लोग। अब मैसेज किए करिए अरूप जी क्या बताना चाह रहे हैं, या फिर अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। चलिए तो आगे हम लोग देख लेते हैं, एक बार खत्म कर लेते हैं और थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं 108 पेज तक। प्रॉपर सैंक्शन से अगर जाता है तो यहाँ पे जिस प्रकार से इसको आपका बताया गया है उस हिसाब से तो वही होना चाहिए कि आपका ये जो पेमेंट वगैरह मिल रहा है वो तो यहाँ से मिल ही रहा है। अब हो सकता है कि यहाँ पे अगर मिल रहा है तो वहाँ पे डिपुटेशन में जो रहेगा वो आपका देगा या नहीं देगा, पर उसको यहाँ पे क्लियरली आपका बताया नहीं गया है, ठीक है। यहाँ पे इसको ना क्लैरिफाई कुछ अच्छे से नहीं किया गया है। अगर आप FR 51 देखिएगा तो ये पूरा चीज़ को अच्छे से क्लैरिफाई नहीं किया गया है। चलिए 1 मिनट हम और देख लेते हैं। ठीक है, इसमें आपका यही बात बताया गया है कि व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज विथ प्रॉपर सैंक्शन temporarily deputed for duty out of India either in connection with the post held by him in India or in connection with the special duty on which he may temporarily be placed, he may be allowed by the president to draw during the period of deputation the same pay which he would have drawn if he would remained in India।
तो ये कंडीशन दिया गया। प्रोवाइडेड दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज प्लेस्ड ऑन डिपुटेशन व्हाइल ऑलरेडी ऑन लीव इन इंडिया may be required by the president to continue to be on leave, in which case he shall be given during that period an addition to his leave salary। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हम छोड़ दिए हैं, अगर लीव में जाता है कोई ना, तो बोला जा रहा है इन एडिशन टू हिज लीव सैलरी एन ऑनरेरियम ऑफ 1/6 ऑफ द पे which he would have drawn remained on the duty in India। साथ में बोला गया कॉस्ट ऑफ द पैसेज फ्रॉम इंडिया शैल बी बोर्न बाई हिम। द पोर्शन ऑफ द पे विच द गवर्नमेंट सर्वेंट मे बी परमिटेड टू ड्रॉ इन फॉरेन करेंसी वगैरह, ये तो आगे बताया गया है ना। तो ये आपका एडिशन ही आप मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट तो डिपुटेशन के लिए आपका रहेगा ही। डिपुटेशन के लिए अलग से आपका डिपुटेशन अलाउंस रहेगा या फिर कुछ दूसरा रहेगा, है ना। डिपुटेशन अलाउंस तो आपका रहेगा ही, तो डिपुटेशन अलाउंस जो रहता है या जो अलग से कुछ पेमेंट या फिर मान लीजिए ऑनरेरियम उन जहाँ पे वो गया है वहाँ से किया जा रहा है। अब यहाँ पे हमारा क्या बोला गया, अगर आप बिना छुट्टी का ड्यूटी करते वक्त जा रहे हैं तो जितना आपको यहाँ पे मिल रहा था उतना मिलेगा, साथ में एडिशनल जो पे उस जगह के उसके साथ जहाँ पे डिपुटेशन गया है उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट में दिया हुआ रहेगा कि ड्यूरिंग द डिपुटेशन पीरियड इनको ये फैसिलिटीज़ दिया जाएगा, इनको ये बेनिफिट दिया जाएगा, तो वो एक्स्ट्रा जो भी अलाउंस रहेगा जो भी रहेगा वो अलग से पे किया जाएगा। तो इनका जो सैलरी है वो रहा, साथ में जो डिपुटेशन अलाउंस वगैरह है या अलग से कोई मान लीजिए कंपनसेटरी या समचोरी अलाउंस है या कुछ और पेमेंट है तो वो किया जाएगा। और हमने देखा अगर छुट्टी के दौरान कोई चला जाता है तो बोला जा रहा है यहाँ पे उनको जो लीव सैलरी उस टाइम पे मिल रहा था, यहाँ पे जो उनको लीव सैलरी मिल रहा था वो लीव सैलरी तो मिलेगा, साथ में आपका 1/6 ऑफ द पे जो है वो ऑनरेरियम मिलेगा। तो अगर छुट्टी में है तो लीव सैलरी प्लस 1/6 ऑफ द पे ऑनरेरियम ये आपका मिलेगा, साथ में जो एक्स्ट्रा बेनिफिट वहाँ पे दिया जाएगा या जो भी रहेगा वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपका यहाँ पे बताया गया है, ठीक है मंजीत जी। तो ये वाला चलिए आपके लिए, ये वाला भी मेरा हम जब नोट किए थे तो ये पोर्शन हम यहाँ पे नोट करना चूक गए थे। चलिए थैंक यू आपको। देखिए आगे हम लोग आएंगे भी कि गवर्नमेंट सर्वेंट को जब कोई इसमें रहते हैं ना तो कंपेंसेटरी अलाउंस वगैरह भी पे किया जाता है, ठीक है, आगे हम लोग आएंगे उसके ऊपर। चलिए उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं जो 100% आपके एग्जाम पे पूछा जाएगा। इस पेज से 2 नंबर आपके एग्जाम पे इस बार जरूर रहेगा। आईपी एग्जाम जो आप देने वाले हैं 2024 वाला, 2 नंबर इस पेज से आएगा ही आएगा, लिख के लीजिए, ठीक है। क्या क्या बोला गया डिपुटेशन टू फॉरेन सर्विसेज के केस में, तो बोला जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी एलिजिबल फॉर फॉरेन सर्विस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 9 years ऑफ सर्विस एंड विथ क्लियर विजिलेंस एंगल। तो 9 साल का कंप्लीट सर्विस होना चाहिए, उसके बाद कोई फॉरेन सर्विस में जा सकता है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर शैल बी एलिजिबल फॉर फॉरेन सर्विस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 9 years ऑफ सर्विस। 9 साल का सर्विस कंप्लीट होगा तभी जाके फॉरेन सर्विस में जा सकता है, और फॉरेन सर्विस में जाने से पहले हम उसका विजिलेंस क्लियरेंस भी चेक कर लेंगे कि कोई विजिलेंस क्लियरेंस वाला उसके ऊपर लटका हुआ है या नहीं, ठीक है। फिर बोला गया द ऑफिसर शैल नॉट बी डीलिंग विथ द बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसको बोरो कर रहा है तो बोला गया उसके साथ लास्ट 5 साल में उनका कोई डीलिंग नहीं होना चाहिए। द ऑफिसर शुड नॉट हैव डीलिंग विथ द बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन लास्ट 5 years। लास्ट 5 साल में बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनका कोई डीलिंग नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ बोला कि नो ब्लड रिलेटिव शुड बी देयर इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो जा रहा है वहाँ पे उनका ब्लड रिलेटिव वगैरह भी नहीं होना चाहिए, ताकि अनलेस वो आपका कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट उनको ना दे दे। फिर बोला कि मैक्सिमम डिपुटेशन पीरियड इन फॉरेन सर्विस, मैक्सिमम डिपुटेशन और फॉरेन सर्विस में हम जो जाते हैं तो बोला कि ये पीरियड मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो एट ए स्ट्रेच मैक्सिमम 5 साल हो सकता है। एट ए स्ट्रेच मैक्सिमम कितना हो सकता है, 5 साल हो सकता है। और बोला गया इंटर सर्विस में कितना दिन हो सकता है, तो बोला गया 7 साल हो सकता है। तो फॉरेन सर्विस में हम जाते हैं डिपुटेशन में तो कितने दिन तक मैक्सिमम जा सकते हैं एट ए स्ट्रेच 5 साल। मैक्सिमम इंटर सर्विस में कितने दिन है बता दीजिए फटाफट पब्लिक चैट में।
मैक्सिमम 7 साल, है ना। एटेस्ट्रेज कितना दिन है बता दीजिए। एटेस्ट्रेज 5 साल, बिल्कुल। चलिए अब आते हैं हम लोग कूलिंग ऑफ पीरियड। अब यहाँ से भी ना 2 नंबर का सवाल आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल आता है बार बार इसके ऊपर। तो क्या बोला जा रहा है, देयर शैल बी मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड आफ्टर एवरी पीरियड ऑफ डेपुटेशन एंड फॉरेन सर्विस। तो हम फॉरेन सर्विस में या डेपुटेशन में जब जाते हैं ना, तो एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। कितना दिन का कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, तो बोला जा रहा है अगर कोई ऑफिसर जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का है या फिर नीचे वाला लेवल जॉइंट सेक्रेटरी एंड बिलो, जॉइंट सेक्रेटरी एंड बिलो लेवल का जो भी ऑफिसर रहेंगे, बोला कि कूलिंग ऑफ पीरियड रहेगा 3 साल। जॉइंट सेक्रेटरी एंड बिलो मतलब जॉइंट सेक्रेटरी तक का जो ऑफिसर रहेगा उनके लिए कूलिंग ऑफ पीरियड हो गया 3 साल। एडिशनल सेक्रेटरी लेवल का जो रहेगा, एडिशनल सेक्रेटरी लेवल का, तो बोला गया उनके लिए 1 साल। और सेक्रेटरी लेवल का कोई ऑफिसर अगर रहेंगे तो उनके लिए कूलिंग ऑफ पीरियड नील है। तो जॉइंट सेक्रेटरी तक के लिए है 3 साल, एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के लिए है 1 साल, सेक्रेटरी लेवल के लिए है नील। ये सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब बोला जा रहा है पे इन फॉरेन करेंसी, जब हमको पैसा वगैरह मिलेगा तो कैसे क्या मिलेगा, तो बोला जा रहा है पोर्शन ऑफ पे विच द गवर्नमेंट सर्वेंट मे बी परमिटेड टू ड्रॉ इन फॉरेन करेंसी while on deputation in abroad will be determined by the president of India time to time। तो बोला जा रहा है जब हम फॉरेन करेंसी मतलब फॉरेन किसी कंट्री में गए हुए हैं, डिपुटेशन में हो या फॉरेन सर्विस में हो, जहाँ पे भी हो, फॉरेन किसी कंट्री में अगर हम हैं तो वहाँ पे हमको अगर पे रिसीव करना है फॉरेन करेंसी में, तो कितना पे हम रिसीव वहाँ से कर सकते हैं उनसे, तो ये डिटरमाइन कौन करेगा, तो बोला गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो डिटरमाइन करेगा। और कितना कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, ये टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्डर जो निर्देश जारी किया जाएगा उसी के आधार पे ये आपका कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो पोर्शन ऑफ पे विच ए गवर्नमेंट सर्वेंट मे बी परमिटेड टू ड्रॉ इन फॉरेन करेंसी व्हाइल ऑन डेपुटेशन इन अब्रॉड विल बी डिटरमाइंड बाय होम, किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा बताइए। कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब क्या होता है सत्येंद्र जी, ठंडा करने का समय। जैसे मान लीजिए हमने क्या कर दिए, बिल्कुल प्रेसिडेंट के द्वारा हमने क्या करिए, आपका डेपुटेशन में चले गए फॉरेन कंट्री में, और आप कुछ दिन मान लीजिए 2 साल 5 साल हम डेपुटेशन में रहे, अब फिर हम क्या किए, दूसरा डेपुटेशन के लिए रिक्वेस्ट डाल दिए। तो पहली बार मान लीजिए मैं फ्रांस में गया था डेपुटेशन में और 5 साल बिता के आया, अब फिर से हम चाहते हैं कि दोबारा वहाँ पे जाना, बाहर कोई दूसरे जगह पे, तो बोला जा रहा है ऐसा 2 डेपुटेशन के भीतर जो पीरियड रहेगा उस पीरियड को बोला जाता है कूलिंग ऑफ पीरियड। तो पीरियड बिटवीन 2 डेपुटेशन, आप इसको कूलिंग ऑफ पीरियड को देखिए, कूलिंग ऑफ पीरियड को आप इसके भीतर ऐसे रखिए, इंटरवल बिटवीन 2 डेपुटेशंस, है ना। 2 बार डेपुटेशंस में हम जब जा रहे हैं, उस 2 डेपुटेशन के भीतर जो इंटरवल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो आपका 3 साल, मतलब ये उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कूलिंग ऑफ पीरियड बोलेंगे, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। कूलिंग ऑफ पीरियड जो रहता है उसका मतलब हो गया इंटरवल बिटवीन 2 डेपुटेशन, 2 डेपुटेशन के भीतर जो इंटरवल है उसको हम लोग बोलेंगे कूलिंग ऑफ पीरियड। और कूलिंग ऑफ पीरियड क्या बोला गया, तो बोला गया देयर शैल बी ए मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड आफ्टर एवरी पीरियड ऑफ डेपुटेशन एंड फॉरेन सर्विस। तो फॉरेन सर्विस में या डेपुटेशन में जब हम जाते हैं किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट में, तो बोला गया कूलिंग ऑफ पीरियड यहाँ पे रहता है। और उस कूलिंग ऑफ पीरियड कितना रहेगा, जॉइंट सेक्रेटरी के लिए 3, एडिशनल सेक्रेटरी के लिए 1 और सेक्रेटरी के लिए आपका नील, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे आते हैं। बोला जी गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन डेपुटेशन मे ऑल्सो बी ग्रांटेड कंपेंसेटरी अलाउंस इन फॉरेन कंट्री सच अमाउंट एज प्रेसिडेंट में थिंक फिट। अब फॉरेन कंट्री में हम गए हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, और वहाँ पे भी मान लीजिए हमको घर से ऑफिस तक जाना रहेगा, जाने के लिए हमको खर्चा रहेगा, वहाँ पे भी अगर हम किसी हाई रिस्क एरिया में रहेंगे तो हमको रिस्क अलाउंस वगैरह मिलना चाहिए, है ना, या हार्डशिप अलाउंस मिलना चाहिए। तो ये जो डिफरेंट अलाउंस मिलता है जिसको हम लोग कंपेंसेटरी अलाउंस बोलते हैं, तो बोला कि गवर्नमेंट सर्वेंट जब फॉरेन में डिपुटेशन में रहेगा
तो वहाँ पे भी उनको ये कंपेंसेटरी अलाउंस मिल सकता है। कितना मिलेगा ये भी हमारा प्रेसिडेंट जो है वो आपका डिसाइड करेंगे। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग अगला चैप्टर जहाँ पे बताया गया रिमूवल, डिसमिसल एंड सस्पेंशन के बारे में। जहाँ पे बताया गया रिमूवल, डिसमिसल और सस्पेंशन के बारे में। चैप्टर 8 रिमूवल, डिसमिसल और सस्पेंशन के बारे में बताया है। ठीक है, ये बहुत आसान है। ठीक है, पिछला वाला चैप्टर जो था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि हमको ना क्या होता है, हम लोग जिस चीज़ को डील करते हैं अपने वर्क लाइफ में वो चीज़ हमको आसान लगता है, और जब कोई काम हम लोग वर्क कभी मतलब प्रैक्टिकली करते नहीं, वो थोड़ा सा नटखट जैसा लगता है। अरे भाई ये कहाँ से आ गया, ये क्यों हो रहा है, इस प्रकार से थोड़ा मन में फीलिंग्स होता है ना। तो ये वाला चैप्टर जो अभी चैप्टर 8 है ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये वाला हम लोग देखते हैं आंखों के सामने। अब ये पिछले वाला डिपुटेशन वगैरह जो चैप्टर था वो ज़्यादातर क्या रहेगा आपका, मान लीजिए हायर लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उन लोगों के ऊपर ज़्यादा एप्लीकेबल रहता है, तो वो लोग ज़्यादा उसको डील करते रहते हैं, पर हम लोग नॉर्मली उसको लेके डील कम करते हैं, इसलिए थोड़ा सा नटखट प्रकार लगता है। अब ये वाला देख लीजिए, मजा आ जाएगा। क्या बोला गया, सीज ऑफ पे एंड अलावेंस। FR 52 हमको बताता है पे एंड अलावेंस कब से सीज होगा। तो बोला गया जिस दिन कोई गवर्नमेंट सर्वेंट डिसमिस हो जाएगा, सर्विस से रिमूव हो जाएगा, तो उनका जो पे एंड अलावेंसेस है वो भी सीज हो जाएगा। द पे एंड अलावेंस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज डिसमिस्ड और रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस सीज फ्रॉम द डेट ऑफ डिसमिसल और रिमूवल। तो रिमूवल का जो दिन है या डिसमिसल का जो दिन है उसी दिन से उनका पे जो है आपका सीज हो जाएगा। क्लियर है? आगे आते हैं हम लोग FR 53 जो हमको बताता है मतलब जब हम लोग सस्पेंशन में रहते हैं तो जो सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है उसके बारे में बताया हुआ है। तो एडमिसिबिलिटी ऑफ पेमेंट ड्यूरिंग सस्पेंशन कहाँ पे बताया गया, FR 53 में बताया गया। क्या क्या होता है, तो एक तो मिलता है सब्सिस्टेंस अलाउंस, कितना होता है, तो 50% ऑफ लीव सैलरी। अर्न लीव के दौरान मान लीजिए हमको जो सैलरी मिलता है, जो हमारा लीव सैलरी है उसका 50% जो है यहाँ पे दिया जाता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इक्वल टू हाफ पे लीव सैलरी। तो हमारा जो हाफ पे बेसिकली हम लोग जानते हैं 50% जो रहता है वो मिलता है, और साथ में क्या मिलेगा, तो डियरनेस अलाउंस एक्स्ट्रा मिलेगा। किसके ऊपर, तो जो मेरा आपका 50% लेके जो मेरा आया उसके ऊपर सब्सिस्टेंस अलाउंस के ऊपर आपका डियरनेस अलाउंस मिलेगा। पूरा अमाउंट के ऊपर नहीं, सब्सिस्टेंस अलाउंस के ऊपर डियरनेस अलाउंस मिलेगा। और हम लोग जानते हैं कि सब्सिस्टेंस अलाउंस जो है इसको इंक्रीज भी किया जा सकता है और इसको डिक्रीज भी किया जा सकता है। इंक्रीज कब करेंगे, तो बोला कि अगर रीजन जो है वो आपका इट इज़ नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है तो सब्सिस्टेंस अलाउंस को 50% बढ़ाया जा सकता है। मतलब पहले जितना मिल रहा था उसका 50%, है ना। तो बेसिकली अगर देखेंगे तो 25% हो रहा है, क्योंकि पहले मिल रहा था 50, उसका 50 कर दीजिएगा तो 50 + 25 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे सब्सिस्टेंस अलाउंस को हम लोग डिक्रीज भी कर सकते हैं। कौन सा केस में, अगर रीजन जो है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द गवर्नमेंट सर्वेंट है तो 50% ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस को डिक्रीज भी किया जा सकता है। ठीक है, पहले 3 महीने में जितना मिल रहा था उसके ऊपर। अब बोला कि जब भी कोई आपका सस्पेंशन में रहेगा तो नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट उनको फर्निश करना रहता है कि हम किसी दूसरे जगह पे जॉब नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? आगे क्या बताया गया, बोला कि एडमिसिबिलिटी ऑफ पेमेंट ड्यूरिंग सस्पेंशन। इसी में बोला गया डीए जो मिलेगा ये मिलेगा बेस्ड ऑन सब्सिस्टेंस अलाउंस। सब्सिस्टेंस अलाउंस के ऊपर बेस करके आपका डीए मिलेगा, और एनी अदर कंपेंसेटरी अलाउंस जो है सस्पेंड इस टाइप पे क्या क्या मिलता है ना, तो उसके बारे में बताया गया कि सस्पेंशन के दौरान डीए मिल जाएगा। फिर बोला गया कंपेंसेटरी अलाउंस जो है, जैसे जैसे मान लीजिए टफ लोकेशन अलाउंस है, हार्डशिप एरिया मतलब हार्ड एरिया अलाउंस है, इस प्रकार का कोई अगर कंपेंसेटरी अलाउंस है जो आपका जस्टिफाइड कर रहा है सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ अदर कंडीशन ऑफ ड्रॉयल ऑफ सच अलाउंस, वो आपका कंपेंसेटरी अलाउंस को ड्रॉ करने के लिए जो दूसरा कंडीशन भी है, अगर उस कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है तो उनको ये आपका अमाउंट जो है दिया जा सकता है। ठीक है, अब कितना दिया जाता है, तो बोला जा रहा है यहाँ पे सस्पेंशन में जाने से पहले उनको जो पे मिल रहा था उसके ऊपर बेस कर
के ये आपका कंपेंसेटरी अलाउंस जो है दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पे ऑन विच द गवर्नमेंट सर्वेंट वॉज इन रिसीव ऑन द डेट ऑफ सस्पेंशन। तो सस्पेंशन के दिन जितना पे उनको मिल रहा था उस पे के ऊपर बेस करके कंपेंसेटरी अलाउंस जो है वो उनको पे किया जा सकता है। ठीक है, आगे आते हैं रिविजन ऑफ पे वाइल अंडर सस्पेंशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर कोई व्यक्ति सस्पेंशन में है और उस दौरान उनका पे का रिविजन होता है तो बोला जा रहा है कि भाई रिविजन ऑफ पे अगर डेट प्रायर टू द डेट ऑफ सस्पेंशन है तभी जाके उसका इफेक्ट उसको मिलेगा। द केस इन विच द रिवाइज्ड स्केल ऑफ पे टेक्स इफेक्ट फ्रॉम ए डेट प्रायर टू द डेट ऑफ सस्पेंशन, है ना। जैसे मान लीजिए हम सस्पेंशन आज हुए हैं पर सस्पेंशन होने के बाद मेरा ऑर्डर आया कि प्रीवियस किसी डेट से मेरा इंक्रीमेंट लगा हुआ है या फिर प्रीवियस किसी डेट से मुझे एमएससीपी मिला हुआ है। तो ये ऐसा कोई अगर केसेस आता है तो बोला जा रहा है द डेट इन विच द रिवाइज्ड स्केल ऑफ पे takes effect from the date prior to the date of suspension, the government servant will be entitled to the benefit। तो अगर प्रायर टू द डेट ऑफ सस्पेंशन से उसका इफेक्ट रहेगा तो गवर्नमेंट सर्वेंट को उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ऑफ इंक्रीज ऑफ पे एंड ऑल्सो सब्सिस्टेंस अलाउंस। तो आपका और इसके आधार पे उनका जो पे है उसमें भी इंक्रीज रहेगा, सब्सिस्टेंस अलाउंस जो है उसके ऊपर भी उनका इंक्रीज रहेगा। सस्पेंशन का रिविजन जो है वो 3 महीने में हो जाना चाहिए। कहाँ से? फ्रॉम द डेट ऑफ सस्पेंशन। और रिव्यू कौन करेगा? सस्पेंशन रिव्यू कमिटी करता है। हम लोग पिछले बार देखे हुए थे जब सीसीए पढ़े हुए थे, सस्पेंशन रिव्यू कमिटी। चलिए एक बात बताइए, मान लीजिए कि कोई डिवीजन के केस में कोई पोस्टल असिस्टेंट जो है वो सस्पेंड हुआ है। अब उसके सस्पेंशन रिव्यू कमिटी में कौन कौन रहेगा? एक पोस्टल असिस्टेंट है वो सस्पेंडेड है, उसका सस्पेंशन रिव्यू कमिटी में मेंबर कौन कौन हो सकता है? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, एपलेट अथॉरिटी और डिसिप्लिनरी एपलेट अथॉरिटी। बिल्कुल, जैसे डीपीएस हो गया आपका एपलेट अथॉरिटी। मान लीजिए अच्छा चलिए आप एसएसपी वाला में ये कर रहे हैं, है ना। तो जैसे आपका मान लीजिए सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट है तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट हो गया आपका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, है ना। एपलेट अथॉरिटी में डिविजनल हेड आपका डीपीएस हो गया। और दूसरा वाला एक आपका डीपीएस भी हो सकता है और सुपरिटेंडेंट भी हो सकता है ना। बिल्कुल सत्येंद्र जी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, एपलेट अथॉरिटी और डिसिप्लिनरी और एपलेट अथॉरिटी की इक्विवेलेंट कोई और ऑफिसर रहेगा। चलिए अब यहाँ पे सस्पेंशन खत्म करके आज हम लोग यहाँ पे रखेंगे, फिर अगले दिन हम लोग डिस्कस करेंगे। अब सस्पेंशन, अब यहाँ से 100% सवाल पूछेगा। ये जो 2 पेज है, 2 2 4 नंबर, 2 नंबर तो यहाँ से आपका आएगा ही आएगा। याद रख लीजिए, रिकवरीज ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस, यहाँ से क्या क्या रिकवरी होता है मैं पहले भी डिस्कस किया हूँ जब हम लोग सीसीए पढ़े हैं। अब यहाँ पे दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। क्या बोला गया? कंपलसरी डिडक्शन क्या क्या होता है? तो एक होता है हाउस रेंट, या फिर जिसको हम लोग लाइसेंस फी भी होता है। मान लीजिए किसी का लाइसेंस फी है तो लाइसेंस फी आपका कंपलसरी डिडक्शन रहेगा। हाउस रेंट जो रहेगा वो आपका एचआरए जो है वो आपका कंपलसरी डिडक्शन रहेगा। फिर बोला गया इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेस ये रहेगा। फिर इनकम टैक्स। फिर बोला गया रीपेमेंट ऑफ लोन एंड एडवांसेस फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से अगर कोई लोन और एडवांस लिया गया तो उसका आपका, जैसे मान लीजिए आपका किसी ने कंप्यूटर एडवांस लिया हुआ है ना, तो या फिर हाउस बिल्डिंग एडवांस लिया हुआ है, तो ये क्या हो रहा है आपका, गवर्नमेंट से कोई लोन वो लिया या कोई एडवांस वो लिया तो इसका रिपेमेंट करना मैंडेटरी हो जाएगा। फिर बोला गया सीजीएचएस का कंट्रीब्यूशन इसको काटा जाएगा और सीजीई जीआईएस का कंट्रीब्यूशन इसको भी काटा जाएगा। चलिए कोई हमको बताइए सीजीई जीआईएस के लिए आपका पोस्टल इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के लिए और पोस्टल असिस्टेंट के लिए कितना कितना रुपए काटा जाता है? सीजी जीआईएस के लिए पीए में काटा जाता है 30 रुपये, आईपी में कितना काटा जाता है? बिल्कुल 60 30 रुपये जो है काटा जाता है। सीजीएचएस का कंट्रीब्यूशन कितना काटा जाता है? सीजीएचएस का कंट्रीब्यूशन चलिए 250 रुपये काटा जाता है। आईपी में कितना काटा जाता है? 450 काटा जाता है या 660 काटा जाता है? 450 है ये
कितना है, कितना काटा जाता है? चलिए कंफर्म करके बताइए। चलिए तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, हायर सीसी, हायर सीसी, है ना। तो अगर चाहते हैं ऐसे भी आपको याद रह जाएगा। एच में होता है हाउस रेंट या लाइसेंस फी, आई में हो जाएगा इनकम टैक्स, ई में हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेस, आर में हो जाएगा रिपेमेंट ऑफ लोन एंड एडवांसेस, और सीसी में हो जाएगा सीजीएचएस और सीजीईजीआईएस। ठीक है, हायर सीसी लीगल हेयर होता है ना, या फिर इसको HEIR होगा ना। चलिए हायर, हम स्पेलिंग गलत लिख दिए, ICC। चलिए इसको इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। अगर हम इसको कोई एक वर्ड से यूज करना चाहते हैं तो हार ICC, मतलब हार मतलब क्या होता है, हीज होता है, हार होता है, और ICC क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में। आज इंडिया का शायद मैच चल रहा है, तो हार ICC। ठीक है, हार ICC में क्या क्या आ रहा है, एच में आ जाएगा हाउस रेंट, फिर ई में आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेस, आर में आ जाएगा रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांसेस, आई में आ जाएगा इनकम टैक्स, सी में आ जाएगा CGEGIS, और सी में आ जाएगा CGHS। ठीक है, तो हार ICC, हार ICC किसका, हार ICC। ठीक है, अभी हम लोग हिज नहीं बोलेंगे। क्रिकेट को हम लोग लड़के का खेल सोच के ज़्यादा ये चलते हैं, पर खाली लड़के का नहीं है, लड़की का भी है, इसलिए हार ICC। चलिए आगे आते हैं हम लोग। आगे क्या बताया कि ऑप्शनल डिडक्शन में क्या क्या आता है, तो ऑप्शनल डिडक्शन में क्या क्या आएगा, कैपिटल का कैप CAP, या फिर PAC, जो भी आप बोलिए, पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल। चलिए इसको PAC याद रखिए। ऑप्शनल डिडक्शन में है पोस्टल, अच्छा APC, चलिए APC, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र, है ना, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र कॉलेज भी है वेस्ट बंगाल में, तो आप APC इसको याद रख लीजिए, है ना। ऑप्शनल डिडक्शन में क्या क्या आता है, एडवांसेस फ्रॉम GPF रिफंड, एडवांस ऑफ GPF रिफंड, GPF रिफंड जो है उसका एडवांस वगैरह जो लिया गया था GPF से, उसको हम रिफंड कर रहे हैं। फिर आपका आ जाएगा PLI प्रीमियम, फिर आ जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ड्यू। तो GPF का एडवांस, GPF का एडवांस, PLI का प्रीमियम और कोऑपरेटिव सोसाइटी का ड्यू, है ना, APC। ऑप्शनल डिडक्शन में क्या आएगा, APC, APC। फिर आपका डिडक्शन टू बी मेक, नॉट टू मेक, कौन सा डिडक्शन हमको नहीं करना है, तो बोला कि GPF का सब्सक्रिप्शन जो है इसका डिडक्शन हमको नहीं करना है। कोर्ट अटैचमेंट में अगर कोई मैटर्स है तो आपको अटैच यहाँ पे डिडक्शन नहीं करना है। और रिकवरी फ्रॉम लॉस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का अगर कोई लॉस हो गया उसका रिकवरी भी हमको नहीं करना है। ठीक है, तो इसको आप SAR, जो भी आप जिसको, इसको आप GCR कर सकते हैं, है ना, GCR। चलिए जो भी है, जी में क्या है, जी में आपका आ जाएगा GPF, है ना, GPF कोर्ट, GPF रिलेटेड कोई मैटर लेके अगर कोई कोर्ट में जाएगा ना तो वो आपका रिकवर हो जाएगा, है ना। GPF का मैटर लेके कोई कोर्ट में जाएगा तो अमाउंट जरूर रिकवर हो जाएगा, है ना। और इसका डिडक्शन हम लोगों को नहीं करना है। GPF का डिडक्शन अगर कोई कर देगा तो वो आदमी अगर कोर्ट में चला जाएगा तो अमाउंट जो है आपका रिकवरी हो जाएगा। ठीक है, तो GPF का सब्सक्रिप्शन जो है डिडक्शन नहीं करना है, कोर्ट अटैचमेंट वाला पोर्शन जो है उसको डिडक्ट नहीं करना है, और अगर गवर्नमेंट का कोई लॉस हुआ है तो उसको डिडक्शन नहीं करना है। क्लियर है, तो यहाँ तक आगे आते हैं हम लोग। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइसेंस फी। देखिए ये एग्जाम पे पूछा हुआ था, शायद पिछले IP एग्जाम पे ही था, 2023 वाला। लाइसेंस फी फ्री कंसेशन विल सीज फ्रॉम द डेट ऑफ सस्पेंशन। अगर मान लीजिए किसी को लाइसेंस फी फ्री एकोमोडेशन दिया गया था, है ना, जहाँ पे पोस्ट अटैच क्वार्टर वगैरह रहता है, या जो भी है, मान लीजिए जहाँ पे पोस्ट अटैच क्वार्टर वगैरह के केस में आप देखिएगा लाइसेंस फी जो है वो आपका रेंट फ्री एकोमोडेशन हम लोग बोलते हैं। तो रेंट फ्री का मतलब क्या है, लाइसेंस फी लगेगा नहीं। तो लाइसेंस फी अगर लग नहीं रहा है तो वहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर जिस दिन उसका सस्पेंशन हो जाएगा वहाँ से उनसे लाइसेंस फी जो है वो रिकवर किया जाएगा। तो लाइसेंस फी फ्री कंसेशन, लाइसेंस फी फ्री कंसेशन जो है ये आपका सीज हो जाएगा, कहाँ से, फ्रॉम द डेट ऑफ सस्पेंशन, जिस दिन सस्पेंशन हुआ वहाँ से ये सीज हो जाएगा। मतलब सस्पेंशन के दिन से लाइसेंस फी जो है दिस शैल बी रिकवर्ड। ठीक है, लाइसेंस फी जो है सस्पेंशन के दिन से हमको रिकवर करना है। तो आज हम लोग यहाँ तक ही रखेंगे। चलिए फटाफट हमको बताइए
एक दो केसेस, जैसे हमको पहले बताइए कौन सा डिडक्शन जो है वो मैंडेटरी डिडक्शन है, कौन सा डिडक्शन जो है मैंडेटरी डिडक्शन है। हाँ, क्या क्या आता है। हाँ आईसीसी तो आप बता दिए, अब आता क्या है उसमें, चलिए एक बार याद कर लेते हैं। एच में क्या आ जाएगा, है ना, हाउस रेंट आ जाएगा, मतलब लाइसेंस फी आ जाएगा, है ना। फिर आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, साथ में क्या आ जाएगा, वाटर चार्जेस आ जाएगा। आर में क्या आ जाएगा, आर में क्या था बताइए, आर में क्या देखे थे हम लोग, रिकवरी देखे थे। कहाँ से, रिकवरी कहाँ से था, अगर गवर्नमेंट से कोई एडवांस लिए हुए हैं, अगर गवर्नमेंट से कोई एडवांस लिए हुए हैं, लोन लिए हुए हैं, है ना, रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांस, लोन एंड एडवांस। जैसे एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं आपका कंप्यूटर एडवांस लिए हुए हैं, है ना, कंप्यूटर एडवांस लिए हुए तो पैसा दीजिएगा ना, तो ये हमारा आ गया हार। आईसीसी में क्या क्या था, इनकम टैक्स, फिर क्या आ गया, CGHS, फिर क्या आ गया, CGE GIS। तो ये हमारा आ जाएगा किसके भीतर, हमारा मैंडेटरी के भीतर आ जाएगा, है ना, मैंडेटरी डिडक्शन के भीतर आ जाएगा। ठीक है, ये गया मैंडेटरी। अब बताइए हमको ऑप्शनल के भीतर हम लोग क्या क्या देखें, ऑप्शनल के भीतर हम लोग क्या क्या देखें, ऑप्शनल डिडक्शन, इसमें हम लोग क्या देखे थे, APC था ना, ऑप्शनल डिडक्शन। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र कॉलेज में अगर कोई पढ़ेगा तो उसको कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरह में मिलता है, क्या क्या मिलता है। ए में हम लोग क्या देखे, ए में पहले क्या देखे बताइए, अरे एक बार इतना फटाफट से बताते हैं आप लोग, चलिए। पी में था PLI, ए में क्या था हम भूल गए हुए हैं, पी में था PLI, फिर सी में क्या था, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला होगा। ये आपका आ जाएगा एडवांस फ्रॉम GPF ना, ये आ जाएगा एडवांस फ्रॉम GPF का था, क्या था एक बार चलिए देख लेते हैं फटाफट से। हाँ, ये था एडवांस ऑफ GPF रिफंड, बिल्कुल एडवांस ऑफ GPF जिसको हमको रिफंड करना है। पी में PLI था और सी में कोऑपरेटिव ड्यू था, है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर कोई ड्यू है तो ये पहला वाला हो गया एडवांस। एडवांस कहाँ से, एडवांस ऑफ GPF, इसका जो रिफंड है, एडवांस ऑफ GPF का रिफंड PLI हो गया, और ये हो गया आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये वाला ना मैं बार बार भूल जाता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप 110% आपको यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा। ऑप्शनल डिडक्शन में एडवांस ऑफ GPF रिफंड हो गया, PLI हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया। अच्छा, कौन सा करना नहीं है, नॉट टू डिडक्ट, है ना। उसमें हम लोग क्या देखें, रिकवर, अगर हम लोग देखें GPF देखें, कोर्ट देखें, और हम लोग क्या देखें, रिकवरी देखें, है ना। क्या क्या था उसमें, उसमें बोला गया था GPF का जो कंट्रीब्यूशन था, GPF का जो कंट्रीब्यूशन है इसको रिकवर नहीं करना है। फिर क्या देखें, कोर्ट अटैचमेंट, इसको रिकवर नहीं करना है। फिर क्या देखें, रिकवरी फॉर लॉस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कोई नुकसान पहुंचा दिए तो उसको भी हमारा सब्सिस्टेंस अलाउंस से रिकवर नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, याद रहेगा। चलिए, तो आज हम लोग यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ तक इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, कल के क्लास में हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको कंप्लीट कर देने का। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है कल हम लोग टारगेट करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। अच्छा, PDF इसका, चलिए अभी हम आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर देते हैं। ठीक है, अभी हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, अगर हम नहीं, चलिए अभी आप लोग रहते रहते ही शेयर कर देते हैं। चलिए, गुड नाइट। 8 बजे ही देवेन जी एक्चुअली क्या बोले आपको, अच्छा लिंक कैसे खोलना है, चलिए हम बता देते हैं लिंक कैसे खोलना है। अभी ये वीडियो को हम बंद कर लेते हैं, 1 मिनट प्लीज़ वेट करिए।